जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं दे शुड टेक द इंडेक्स फंड राउट। सोशल मीडिया पे कल्ट बनाने में बड़ा मज़ा आता है। सो मैं इंडेक्स फंड का झंडा लेके निकल पड़ूँ, कोई भी एक्टिव फंड वाला आए तो मैं उसको बिल्कुल दरकिनार कर दूँ, या मैं एक्टिव फंड का झंडा लेके निकल जाऊँ और उसके बाद कोई इंडेक्स वाला आए मैं उसको बिल्कुल बोलूँ अरे भाई तुम तो बेकार हो। वो गलत है। उधार का पैसा और उधार की सोच, दो चीज़ें हैं जो मार्केट में आपको डुबोती हैं। जो यूथ है उसका अब क्या इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है? बिकॉज आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू बिकम हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ 10 crores वेरी फास्ट। निफ्टी 50 के अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो ऑन एन एवरेज ऐसा कहा जाता है कि निफ्टी 50 आपको 11 से 13% के बीच में रिटर्न देती है। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि 11 से 13% रिटर्न कमाना हर हिंदुस्तानी का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आपने नहीं कमाया आपकी गलती है। तो ये जो लालच की हम बात करें अमीर फटाफट बनने की, इसमें इसको फॉलो करते वक्त क्या ऐसे 2 या 3 ट्रैप्स हैं मनी ट्रैप्स में भी जिसमें लोग फंस जाते हैं? सबसे बड़ा ट्रैप मुझे ये लगता है कि मैंने किसी फंड में इन्वेस्ट करा है, तो ऐसे क्या चेक पॉइंट्स या पैरामीटर्स होते हैं जिससे मैं रेगुलरली देखूं कि यार ये ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, या शुड आई टेक आउट एंड पुट इट समवेयर एल्स? व्हाट वी आर डूइंग, म्यूचुअल फंड कौन सा बेस्ट है, होना क्या चाहिए, मेरा गोल क्या है, उस गोल को अचीव करने का प्लान क्या है, अब इस प्लान में कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स फिट बैठते हैं। याद रखिए, वेल्थ वो व्यक्ति क्रिएट नहीं करता जिसकी इनकम ज़्यादा होती है, वेल्थ वो व्यक्ति क्रिएट कर पाता है जिसके खर्चे कंट्रोल में होते हैं। फोमो में चीज़ें बाय की जा रही हैं, मैं इस चीज़ को 20-25% तो एक सेकंड में रिड्यूस करवा सकता हूँ। क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट वे में कैसे यूज़ करें रादर देन उसको एक डेट ट्रैप की तरह आप लो? सो हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक और हम आए हैं एक और फाइनेंस रिलेटेड पॉडकास्ट लेके, क्योंकि फाइनेंस के टॉपिक्स मैंने देखा है आप उनको बहुत सराहते भी हैं, बहुत देखते भी हैं, एंड आई एम श्योर, आई होप आप फॉलो भी करते हो। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हैं ही, पर एक बहुत ही बेहतरीन फाइनेंशियल एजुकेटर हैं जो इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, मार्केट, स्टेट, सबके बारे में काफ़ी बात करते हैं। और अपने चैनल जो यूट्यूब पे उनका चैनल है उस पर भी जो वो पॉडकास्ट करते हैं उस पर वो काफ़ी टॉपिक्स डिटेल में करते हैं, जिसका लिंक ऑब्वियसली हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यू कैन डेफिनेटली फॉलो हिम एंड सी के वो क्या सिखा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को प्लान कर सकते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो नए मतलब जो 3-4 साल से शायद उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है और मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है, क्योंकि बहुत सालों तक लोगों ने सिर्फ मार्केट में अप ट्रेंड देखा था। एंड ये जो सिनारियो चल रहा है काफ़ी डिफरेंट है जो आजकल हम पॉडकास्ट में सुनते हैं, और स्पेशली उन लोगों से सुनते हैं जिन्होंने अपने 20-30 करोड़ के पोर्टफोलियो बना लिए हैं। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से। वी हैव नीरज अरोड़ा विद अस। हाय नीरज, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, आई एम डूइंग ग्रेट एंड बस अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। एक बस करेक्शन कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, फाइनेंशियल एजुकेटर हूँ। आई एम नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी, प्लीज़। तो मैं व्हाई आई वांटेड टू डू दिस पॉडकास्ट इज कि सब हमेशा जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, एवरीबडी सेज SIP से करो, एंड दिस होल SIP बज इज देयर। बट काफ़ी लोग कहते हैं कि द ट्रू स्टोरी इज कि SIP की जगह आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट करो, विच कैन ऑल्सो बी एन SIP, मतलब आप वो भी कर सकते हो, बट स्टार्ट डूइंग दैट। इज इट द राइट थिंग, या एक मिथ है चला आ रहा है कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं दे शुड टेक द इंडेक्स फंड राउट? Okay, so SIP is not an investment in itself. SIP is a way to invest, right? अब आप SIP के थ्रू, आपको पता है SIP के थ्रू FDs में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और SIP तो अब हम बोलने लग गए हैं, हमारे टाइम पे एक RD करके कॉन्सेप्ट चलता था, रेकरिंग डिपॉजिट। वो क्या होता था? वो SIP तो होता था, राइट? बस SIP के थ्रू हम मान लीजिए कि FDs करा रहे होते थे अपनी, सिंपली स्पीकिंग। सो SIP जब आप करते हैं तो आपके पास चॉइस होती है कि आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एक्टिव फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं दोनों के बीच में डिफरेंस भी बता सकता हूँ। इंडेक्स फंड सिंपली ऐसे समझिए कि हमारी जो स्टॉक मार्केट्स हैं, अगर मैं एक स्टॉक एक्सचेंज की बात करूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो उसमें बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। जो सबसे ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स बोल लीजिए, या जिसकी मूवमेंट पे हम लोग बोलते हैं कि मार्केट गिर रही है, बढ़ रही है। आप रोज सुनते हो ना, स्टॉक मार्केट गिर गई, स्टॉक मार्केट बढ़ गई। तो स्टॉक मार्केट गिरती और बढ़ती तो बिल्डिंग थोड़ी ना गिर जाती है कोई, राइट? वो बेसिकली इंडेक्स गिरता और बढ़ता है, राइट? अब इंडेक्स क्या है? अगर मैं NSE की बात करूं तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है जिसे हम बोलते हैं निफ्टी 50, राइट? उसमें टॉप 50 कंपनीज आती हैं अकॉर्डिंग टू देयर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। जब मैं बोलता हूँ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो, यानी कि आप एक इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो निफ्टी 50 भी हो सकता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी हो सकता है, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250, कोई भी इंडेक्स हो सकता है। तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए, इसके अलावा और बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, राइट? आई थिंक देयर आर
मुझे लगता है कम से कम 100 इंडेक्सेस तो होंगे आई थिंक हमारे बट पास। लोगों को यही पता Yes, होते हैं yes. मोस्टली। मोस्टली उन्हें निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 Right. इनका आइडिया होता है। सो अब ये कहना कि इंडेक्स फंड में शुरुआत करें या हम एक्टिव फंड में शुरुआत करें, क्वेश्चन ऐसे बनना चाहिए कि हमें इंडेक्स फंड के थ्रू जाना है या एक्टिव फंड्स के थ्रू जाना है। ओके, सो इट टोटली डिपेंड्स, राइट। इंडेक्स फंड के थ्रू भी जा सकते हैं, एक्टिव फंड्स के थ्रू भी जा सकते हैं। मैं एक आपको बीच का रास्ता देता हूँ, वाई नॉट बोथ। सो है क्या ना कि सोशल मीडिया पे कल्ट बनाने में बड़ा मज़ा आता है। सो मैं इंडेक्स फंड का झंडा लेके निकल पड़ूँ, कोई भी एक्टिव फंड वाला आए तो मैं उसको बिल्कुल दरकिनार कर दूँ, या मैं एक्टिव फंड का झंडा लेके निकल जाऊँ और उसके बाद कोई इंडेक्स वाला आए मैं उसको बिल्कुल बोलूँ अरे भाई तुम तो बेकार हो, वो गलत है, राइट। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, आपको एक मिक्स्ड अप्रोच अपनानी चाहिए, राइट। कुछ भी करें, चाहे आप इंडेक्स फंड के थ्रू जाएं चाहे आप एक्टिव फंड के थ्रू जाएं, प्लीज़ अंडरस्टैंड करके जाएं। बोरोड कन्विक्शन पे काम ना करें, उधार की सोच पे काम ना करें। उधार का पैसा और उधार की सोच दो चीज़ें हैं जो मार्केट में आपको डुबोती हैं, राइट। तो ना आप उधार की सोच रखें ना उधार का पैसा रखें। उधार की सोच क्या होती है, इंस्टा पे 2 रील देखी, ये वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। यूट्यूब पे 5 रील देखी, बेस्ट म्यूचुअल फंड 2026 सर्च किया और उसमें इन्वेस्ट कर दिया। ये होती है उधार की सोच, राइट। टेलीग्राम पे टिप ले ली, ट्विटर पे टिप ले ली और जाके इन्वेस्ट कर दिया। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब आप इंडेक्स फंड में या फिर एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करें तो आप कर क्या रहे हैं, अल्टीमेटली आपका पैसा जा कहाँ रहा है। अगर आपकी वो अंडरस्टैंडिंग है तो आप एक मिक्स जो है वो शुरू कर सकते हैं। अपने एसआईपीज को आप एक्टिव और इंडेक्स फंड के बीच में तो कैन डिस्ट्रीब्यूट यू कर गिव सकते एन हैं। एग्जांपल, जब इंडेक्स में करते हैं तो कहाँ जा रहा है, जैसे आपने Yes, कहा yes, टॉप yes. 50 व्हाटएवर, एंड Yes. एक्टिव में तो कहाँ जा रहा है? यस, 100%। सो इंडेक्स फंड क्या है, जैसे कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आईसीआईसीआई निफ्टी 50 ले लीजिए, यूटीआई निफ्टी 50 ले लीजिए, एचडीएफसी का भी हो सकता है, सेंसेक्स का फंड एटसेट्रा। तो जब आप एक इंडेक्स फंड में खरीदते हैं ना, होता क्या है कि आप एक फंड मैनेजर को पैसे दे रहे हैं और वो फंड मैनेजर एग्जैक्ट कॉपी कर रहा है एक इंडेक्स को, डुप्लीकेट कर रहा है इंडेक्स को, राइट। मिमिक कर रहा है, कॉपी कर रहा है, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहें। सो व्हेन यू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा देश की सबसे बड़ी 50 कंपनीज के अंदर लग रहा है, राइट। और ऐसा नहीं, वो इक्वल प्रोपोर्शन में लग रहा है। जिसकी जितनी मार्केट कैप है उसका उतना ज़्यादा वेट होता है इंडेक्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ एचडीएफसी, आज की डेट में एचडीएफसी, रिलायंस, टीसीएस बहुत बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एचडीएफसी का वेट 12-13% के आसपास होगा इंडेक्स में। तो अगर आप 100 रुपये डाल रहे हैं इंडेक्स फंड के अंदर, आपके 12 से 13 रुपये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर एचडीएफसी के अंदर जा रहे हैं। फिर ऐसे शायद 10 रुपये 8 रुपये रिलायंस के अंदर जा रहे हैं, फिर कुछ टीसीएस के अंदर जा रहे हैं। तो जब आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं, मोस्टली आपका पैसा निफ्टी 50 की कंपनीज के अंदर जा रहा है, उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में वो कंपनीज निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर है, राइट। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इंडेक्स फंड के रिटर्न ज़रूर देखें। निफ्टी 50 के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो ऑन एन एवरेज ऐसा कहा जाता है कि निफ्टी 50 आपको 11 से 13% के बीच में रिटर्न देती है। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि 11 से 13% रिटर्न कमाना हर हिंदुस्तानी का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आपने नहीं कमाया आपकी गलती है। क्यों है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीज़न ये है कि ये टॉप 50 कंपनीज के, जैसे मैंने भी नाम लिया, एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआई, टीसीएस, या मैं और नाम ले दूँ 2-4 आपके सामने, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इवन जोमेटो। इन कंपनीज का शेयर प्राइस ऊपर बढ़ता है तभी हमारा इंडेक्स ऊपर बढ़ता है। अब इन कंपनीज का शेयर प्राइस ऊपर क्यों बढ़ता है? इन कंपनीज का शेयर प्राइस ऊपर इसलिए ही बढ़ता है क्योंकि इन कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रही है, कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म क्यों करती हैं? हमारी वजह से। कर रहे हैं, हम ही तो बढ़ा रहे हैं इनके सेल्स और प्रॉफिट। तो इनके प्रॉफिट में हमारी हिस्सेदारी बनती है कि नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। और इन्हीं कंपनीज की प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेने का सबसे सही तरीका है कि आप चुपचाप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड पकड़ें, उसमें इन्वेस्ट करें। आप उन कंपनीज के मालिकाना हक आपके पास आ जाता है। एक तरीके से आप नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन एक्टिव शेयर होल्डर जो है वो, नॉन एक्टिव ओनर जो है वो बन जाते हैं, राइट। तो और जब हम एक्टिव फंड्स की बात कर रहे हैं, हाँ, जब आप एक्टिव फंड में बात कर रहे हैं तो आप अपना पैसा फंड मैनेजर को देते हैं। अब फंड मैनेजर और उसकी टीम बैठ के सोचती है कि कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, राइट। एक्टिव सिलेक्शन इज इन्वॉल्व। यू कैन ऑल्सो से दैट फंड मैनेजर रिस्क इज ऑल्सो इन्वॉल्व, राइट। जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, देयर इज ओनली वन रिस्क, दैट इज मार्केट रिस्क, कि मार्केट ऊपर नीचे होगी, आपका पैसा ऊपर नीचे होगा। जब आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करते हैं, देयर आर 2 रिस्क, फंड मैनेजर रिस्क एंड मार्केट रिस्क। मार्केट ऊपर नीचे होगी, प्लस फंड मैनेजर ने डिसाइड किया है कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है, कब बेचना है, तो वो भी रिस्क रहता है। अब वही रिस्क आपके लिए थोड़े रिटर्न्स भी ज़्यादा बना सकता है और वही रिस्क आपके रिटर्न इंडेक्स से कम भी रख सकता है, राइट। तो एक्टिव फंड में आपका पैसा फंड मैनेजर द्वारा सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर जाएगा। वो डिसाइड करेगा कब खरीदना है, क्या खरीदना है, कब बेचना है, क्या बेचना है, कितना बेचना है। इंडेक्स फंड में आपका पैसा टॉप 50 कंपनीज के अंदर या जो भी इंडेक्स आपने चूज किया है उनके अंदर एज इट इज चला जाएगा, जैसे वो इंडेक्स के अंदर अपना हिस्सा रखते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, जो फ्रेश या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स या न्यू होते हैं, वो फंड मैनेजर एक्सेस नहीं होता है उनको, आई थिंक। तो देयरफॉर पीपल मे बी देन से कि यू नो इंडेक्स इज एन ईजियर वे टू, यू नो, एन ईजियर राउट टू टेक, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, राइट। एक्चुअली क्या है कि म्यूचुअल फंड एक कमाल की चीज़ है जिससे एक
₹500 महीना इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति को भी फंड मैनेजर का एक्सेस होता है। तो अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बात कर लेता हूँ, आपने ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड सेलेक्ट किया या आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप सेलेक्ट किया, तो आप सोचिए ना, आपको तुरंत एक्सेस मिल गया है देश के सबसे बढ़िया फंड मैनेजर्स का, राइट। आपके ₹1000 महीना, मेरे ख्याल से ₹1000 इज द मिनिमम अमाउंट विच यू कैन इन्वेस्ट इन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो आपको राजीव ठक्कर जी का एक्सेस मिल गया है, S नरेन जी का आपको एक्सेस मिल गया अगर वैल्यू डिस्कवरी में उनके मल्टी एसेट फंड में डाल रहे हैं। तो ये ना है क्या कि कल्ट बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पे हर चीज़ को कल्ट बना के आप बहुत सारे व्यूज़ ले सकते हो, एंगेजमेंट फार्मिंग हो सकती है, और वही हो रही है। इंडेक्स वाले लड़ रहे हैं कि इंडेक्स अच्छा है, एक्टिव वाले लड़ रहे हैं कि एक्टिव अच्छा है। मैं कह रहा हूँ आपका गोल क्या है, उस गोल के लिए प्लान क्या है, उस प्लान में दोनों फिट होते हैं तो दोनों से फ़ायदा उठाइए, एज सिंपल एज दैट। ट्रू। अच्छा, आप एज यू सेड, मैं एजुकेटर हूँ, आप इतने यंग मिडिल एज सब टाइप के लोगों से मिलते होंगे, आप उनको एजुकेट करते होंगे। आई वांट टू अंडरस्टैंड जो यूथ है उसका आप क्या इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है, क्योंकि ना मैंने बहुत यूथ से भी बात की है, इतना पोलराइज्ड माइंडसेट है कहीं कहीं। तो आई डोंट नो, आपसे मे बी यू विल गेट अ बेटर पिक्चर कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड हाउ डू दे वांट टू गो अबाउट इट, बिकॉज आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू बिकम हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ 10 crores वेरी फास्ट। राइट। मेरे पास जो ऑडियंस आता है वो जनरली 25 से 35 साल की एज में होता है। राइट। ये कहने के बाद मैं एक बात और ऐड कर दूं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो 60-65 ईयर्स वाले भी हैं। इवन आई हैव गॉट पीपल पार्टिसिपेटिंग इन माई क्लासेस डायरेक्टली फ्रॉम सेबी, राइट। इवन आई वाज सरप्राइज कि ये क्या हो रहा है, राइट। तो डर भी लगता है कि कहीं कुछ देखने तो नहीं आए हुए हैं। बट जो मुझे लगता है जो पोलराइजिंग सिचुएशन है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आई वॉन्ट वॉट आई वॉन्ट एंड आई वॉन्ट इट नाउ। कुछ यंगस्टर सिर्फ इसी भावना से आए हुए हैं कि भाई मैं स्टॉक मार्केट से रिटर्न कमाना है और आज कमाना है। आई वॉन्ट टू क्रिएट वेल्थ फास्ट, राइट। एंड दैट इज बिकमिंग एन इशू कि जब आप फास्ट वर्ड जोड़ देते हो ना, वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने वेल्थ क्रिएट करनी है आपको स्टॉक मार्केट में, इट विल टेक अराउंड 20 ईयर्स। 20 ईयर्स में आपको लगभग 2-3 साइकिल्स आप लोग देख लेंगे, राइट। अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहे, इंक्रीज करते रहे इन्वेस्टमेंट को, आपकी वेल्थ क्रिएट होगी, आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। बट इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ फास्ट, इट विल टेक 30 ईयर्स। व्हाई? बिकॉज 10 ईयर्स ये समझने में लग जाएंगे कि वेल्थ फास्ट क्रिएट नहीं होती है, एटलीस्ट स्टॉक मार्केट से नहीं होती है, राइट। आपको कोई भी मिल के ना अपनी मल्टी बैगर्स की स्टोरी सुना देगा, बट वो ये नहीं बताएगा मल्टी बैगर था ही मेरे पास ₹100 का। कोई ये नहीं बताएगा कि बाकी सब मैंने इतना अमाउंट खो दिया है कि मल्टी बैगर का इम्पैक्ट ही नहीं आ पा रहा है, राइट। सो मेरे को लगता है कि एक यूथ ये है और दूसरी तरफ समझदार यूथ भी है। ऐसा नहीं है, होता क्या है कि समझदारी ना इंटरनेट पे नहीं आ रही है, समझदारी घर में बैठ के समझदारी से काम कर रही है। एक्चुअली समझदारी वाले लोग मतलब दे डोंट वांट टू वॉच आल्सो सच रील्स। वी डोंट वांट टू वॉच। मैं उनको क्या बोलूं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत चुनिंदा लोगों को शायद फाइनेंस में फॉलो करता हूँ, राइट। क्योंकि मुझे पता है कि यही लोग जो हैं वो बोल रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में बात बन सकती है। अदरवाइज ट्रेंड जैकिंग भी तो आज के डेट में बड़ा सिंपल है ना। आप जो भी स्टॉक चल रहा हो, जो भी चीज़ चल रही है, उसमें आप लोग आके जो है वीडियोस बना सकते हो और व्यूज़ ही व्यूज़ हैं वहाँ पे ज़बरदस्त। सो यूथ मुझे लगता है कि समझदार भी है और बेवकूफ़ भी है, जैसा हमेशा से था। मैं इसमें ये नहीं बोलूँगा कि आज का यूथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमेशा से ऐसा था, राइट। बस तब डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें या पैसा गंवाने वाली चीज़ें कुछ और होती थी, आज कुछ और होती हैं। बट डू यू सी अ पैटर्न उनके इन्वेस्टमेंट में? मतलब डू दे हैव एनी सॉर्ट ऑफ माइंडसेट कि ऐसी चीज़ों में ही जाएंगे, इक्विटी में ही करेंगे या इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे? सी कोई कुछ ऐसा फिक्स माइंड, मैंने बताया ना, हर तरह का आपको यंगस्टर मिल जाएगा, हर तरह का। वही इंडेक्स फंड वाला भी मिल जाएगा, एक्टिव वाला मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा, और क्रिप्टो वाले भी मिल जाएंगे, राइट। ट्रेडर्स मिल जाएंगे, अपने आप को आईपीओ के बादशाह कहलाने वाले भी मिल जाएंगे, राइट, विदाउट नोइंग द फैक्ट दैट कितने आईपीओस रिग्ड होते हैं। अब तो सोशल मीडिया पे भी बात निकल के आने लगी है। आई हैव दिस क्वेश्चन आल्सो फॉर यू, कैसे आईपीओस को पंप किया जाता है, राइट। सो हर तरह के लोग हैं, बट मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग जो है वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का शिकार हैं, राइट। उन्हें वेल्थ बहुत फास्ट क्रिएट करनी है। ये 1 करोड़ 10 करोड़, ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं सोचा था 1 करोड़ कब होगा, 10 करोड़ कब होगा, राइट, कभी नहीं सोचा था। कभी कभी ऐसे फन के लिए हम एक्सेल पे डाल के देख लेते थे, बट ये नहीं था कि यार 1 करोड़ हो जाए तो कुछ कमाल हो जाएगा, राइट। तो ऐसा कभी कोई टारगेट नहीं था। बट आज की डेट में आप देखो, हर कोई ना आपको पुश कर रहा है, पहला करोड़ जल्दी बनाओ, पहले 10 करोड़ जल्दी बनाओ। सो वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में फिर वो एक पहला करोड़ जल्दी बनाओ बोल के बोलते हैं कि हमसे टिप ले लो, हम 30% वाला शेयर बता देंगे। 30% वाला आप शेयर बता ही रहे हो तो आप टिप क्यों दे रहे हो? आप सब कुछ बेचो, उसमें इन्वेस्ट कर लो, आपका हर लगभग 2.5 साल में पैसा डबल हो जाएगा। सो ये एक पैटर्न मुझे लगता है कि जो ग्रीड है ना,
वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ग्रीड आज से नहीं है, ग्रीड सदियों पुरानी है, हमेशा से थी। बस अब वो स्टॉक मार्केट के थ्रू जो है वो आने लग गई है कि भाई मुझे स्टॉक मार्केट के थ्रू बहुत जल्दी अमीर बनना है। तो ये जो लालच की हम बात करें अमीर फटाफट बनने की, इसमें इसको फॉलो करते वक्त क्या ऐसे 2 या 3 ट्रैप्स हैं, मनी ट्रैप्स में भी, जिसमें लोग फंस जाते हैं एंड देन दे रियलाइज ओ गलती हो गई? सबसे बड़ा ट्रैप मुझे यही लगता है कि जब भी आपसे कोई फिक्स्ड रिटर्न की बात करे हाँ। और वो आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न देने की बात कर रहा है फिक्स्ड, स्टेप 1 भागो, छोड़ के भागो, जितना दूर भाग सकते हो उतना दूर भागो, क्योंकि वो आपके पैसे डुबोएगा ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। स्टेप 2 अनरेगुलेटेड मार्केट से दूर रहिए। अनरेगुलेटेड मार्केट क्या होता है, आपको आज की डेट में देखिएगा फॉरेक्स को लेके बहुत ज़्यादा ना प्रोमिस किए जाते हैं, और खासकर आपको पता है, मैं इस बात को भी हाईलाइट करवाना चाहता हूँ कि टीयर 2 टीयर 3 सिटी में ज़्यादा हो रहा है। टीयर 3 सिटी में बैठा एक बच्चा, उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, वो एक अनरेगुलेटेड ऐप डाउनलोड करके फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे लालच दिया गया कि तू 6% पर मंथ कमा सकता है। पर अच्छा 6% पर मंथ, राइट। हम लोग 12% साल का टारगेट करने की कोशिश कर रहे होते, वो भी किसी किसी साल नहीं मिलता है, राइट। तो आप ये सोचिए कि 6% पर मंथ, और ऐसा नहीं है देते नहीं, देते हैं, कुछ महीने देते हैं, राइट। तो वो कैसे ना, जैसे किसी को अगर ड्रग्स की आदत लगवानी तो पहले उसको थोड़ा बहुत खिलाना पड़ता है, तो वही वाली यहाँ पे जो है वो बातें हैं। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि यूथ की ये 1-2 ट्रैप है। नंबर 1 हाई रिटर्न का ट्रैप दिखा दिया जाता है, नंबर 2 फास्ट मनी का ट्रैप दिखा दिया जाता है, और साथ साथ में हम हर टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसे झोल होते रहते थे। अगर आपने कॉलेज में आप गए हैं, बीटेक वगैरह आपने करी है, या किसी ने भी बीटेक करी है, या इवन बीकॉम वगैरह भी करी, तो कॉलेज में एमएलएम की स्कीम्स लेके आते थे लोग बाग, बस अभी वैसे ही चल रहा है, राइट। तो वैसा ही हो चुका है। अनरेगुलेटेड सेक्टर से दूर रहिए, हाई रिटर्न देने वाले लोगों से दूर रहिए, राइट। आप, और इन सबका कोर पता क्या है, इन सबका कोर ये, मैं ये भी बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है। एजुकेट कीजिए अपने आप को। अगर आपको ये एजुकेशन है ना आपके पास, जब मैं फाइनेंस के कोर्सेज बनाता हूँ तो उसमें एक लेक्चर मेरा 1 घंटे का सिर्फ इस पे होता है, हाउ नॉट टू गेट स्कैम्ड। ये बहुत ज़रूरी है, और इसकी इंस्पिरेशन है, वो सामने किताब रखी है, पुअर चार्लीज एल्मनैक, चार्ली मंगर, इनकी कमाल की सेइंग है, वो भी उस टाइटल से भी एक बुक है, ऑल आई वॉन्ट टू नो वेयर आई विल डाई एंड आई विल नेवर गो देयर। तो मुझे बस इतना पता है कि मुझे कहाँ मरना है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, दैट्स इट। तो मैं जहाँ मरूंगा वहाँ जाऊँगा ही नहीं, ओके। इसको मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ, हाउ आई क्विट स्मोकिंग, आई नेवर स्टार्टेड इट, राइट। तो पॉइंट इतना सही है कि अगर आप एजुकेट करेंगे अपने आप को कि स्कैम कैसे हो सकता है, और आपको ये क्लैरिटी होगी क्या नहीं करना है, तो सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। बट नीरज जी, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, एंड दिस ये चीज़ मेरे को लगता है कि दिस इज़ वाई द होल ग्रीड पार्ट एंड जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पार्ट है वो आ रहा है, कि हम बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स या एक्सपर्ट्स को देख के ये सीखे हैं, स्पेशली कि इन्वेस्टमेंट की जर्नी कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। सबके पोर्टफोलियोज, किसी का 8 करोड़ 10 करोड़, किसी का 20-30 करोड़ बन चुका है अब तक। नाउ द पॉइंट इज़ कि जो लोग ने ये देख कर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, या पिछले 3 साल में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्ट ही किए, 3-4 साल में अभी दे हैव जस्ट स्टार्टेड, उन्होंने ना कभी मार्केट की कोई साइकिल ही नहीं देखी है। तो एंड सडनली अब जो मार्केट की साइकिल चल रही है, विच इज़ वेरी फ्लैटिश, कभी डाउन, कभी बहुत साइडवेज है, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये कंपाउंडिंग कब जाके होगी, एंड देयरफॉर दे स्टॉप इन्वेस्टिंग, या वो कहते हैं यार फॉरगेट इट, इसने झूठ बोला है, या जो भी है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इससे कैसे व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस? क्योंकि मैं जिससे भी बात करूंगी एक पॉडकास्ट में, उसका पोर्टफोलियो तो बना ही होगा, पर उसने 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, और अब इन्वेस्टमेंट करना, ना ही वो प्राइसेस हैं अब शेयर्स के या मार्केट्स में, ना ही वैसी कंपाउंडिंग भी अभी है, मतलब जिस उस हिसाब से रिटर्न्स भी नहीं है। तो व्हाट इज द सोल्यूशन हियर? और उनको कैसे समझ आए कि आप जिसको देख रहे हो उसने 30 साल पहले या 20 साल पहले शुरू की थी अपनी जर्नी? बहुत सारी बातें आई मेरे माइंड में आपका क्वेश्चन सुन के। सबसे पहले मुझे एक ऐड याद आ रही, शायद मेसी थे उसके अंदर, या कोई और होंगे तो कमेंट्स में ऑडियंस बता सकती है। इट टुक मी 16 years टू बिकम एन ओवरनाइट स्टार, राइट। तो पीपल थिंक कि ये बंदा ओवरनाइट स्टार बना है, बट वो 16 साल का हार्डवर्क नहीं दिखता, एक बात। दूसरी बात, जो लोग अब ये सोच रहे हैं कि यार ये तो मार्केट वैसे मूव ही नहीं कर रही है, इनके तो इतने रिटर्न्स बने हुए हैं, इनके इतने प्रॉफिट्स हैं, हमारे क्यों नहीं आ रहे हैं? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इक्विटीज, राइट, वेयर अनसर्टेनिटी एंड वोलेटिलिटी इज योर फ्रेंड, right, where uncertainty and volatility, muted returns, zero returns, negative returns are features, not bugs, right? तो वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ इक्विटीज़। मैं तो उनको स्वागत करना चाहूँगा कि अब आपकी ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट जो है वो पूरी होने वाली है, राइट। अभी तक आप 10th और 12th कर रहे थे, जब तक आपको रिटर्न्स मिल रहे थे, 10th 12th में कौन फेल होता है? फिर सीए जैसे कोर्स में आता है बंदा, कैट देता है, आईएएस देता है, वहाँ जाके उसको पता चलता है, यस, वहाँ पे अटेम्प्ट्स होते हैं। सो वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ सीए, एमबीए, कैट एग्जाम्स एंड यूपीएससी। सी, मेरा सिंपल फॉर्मूला है, अगर आप 8 साल तक के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक के रखेंगे,
आप वर्स्ट से वर्स्ट आपने कोई म्यूचुअल फंड उठाया होता, वर्स्ट से वर्स्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड उठाया होता, 8-9 साल आप उसको रखिए, रखना ही पड़ेगा। आप देखेंगे ओवरऑल रिटर्न वो एफडी को बीट कर रहा होगा किसी भी हाल में। इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहा होगा, इन्फ्लेशन से थोड़ा बहुत आपको ऊपर ही रिटर्न दे रहा होगा वो। पॉइंट यही है, आई वॉन्ट वॉट आई वॉन्ट इट नाउ, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। अभी हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ, 2020 के बाद ऐसा हो गया कि आपने जिस भी चीज़ पे हाथ रख दिया वो चल गई, तो आपको लगने लगा ओके स्टॉक मार्केट सिर्फ ऊपर की तरफ जाती है। आपने ये देखा कि स्टॉक मार्केट बहुत समय तक म्यूटेड रह सकती है, जीरो रिटर्न दे सकती है, स्टॉक मार्केट बहुत समय तक नेगेटिव रिटर्न दे सकती है, ये आप देखना ही भूल गए। तो अब आप सीखेंगे, यहाँ पे ऐसी लर्निंग होगी। जैसे स्विमिंग के बारे में कहा जाता है ना कि आप कितनी वीडियोस देख लीजिए स्विमिंग के बारे में यूट्यूब पे बैठ के, कितनी बुक्स रीड कर लो, जब आप पूल में उतरोगे ना तब पता चलेगा आपको स्विमिंग आती है कि नहीं आती, और पूल में ही सीखोगे आप, राइट। तो अब आप पूल में आ गए, अब आप गिव अप करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, आप उसमें बने रहना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। यहीं पता चलता है कि आप जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मेरी रिस्क एपेटाइट इतनी है, मेरा कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है, मैं तो इंडिया पे बेट कर रहा हूँ, अब वो बड़ी बड़ी बातें प्रूव होंगी। तो या तो प्रूव होंगी या ये प्रूव हो जाएगा कि आप वो बड़ी बड़ी बातों को सिर्फ करते थे, आप उनको मानते नहीं हैं। बट इज देयर अ मतलब द सोल्यूशन इज ओनली कि आप कंसिस्टेंटली डटे रहो, बेसिकली दैट्स द सॉल्यूशन इज ए, प्लीज एजुकेट योरसेल्फ, बी आफ्टर एजुकेटिंग योरसेल्फ चेक अगर आपने किसी स्टॉक को खरीदा है तो क्यों खरीदा था, क्या कन्विक्शन थी आपकी, क्या थॉट प्रोसेस था। अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, 2023-24 में लोगों ने भर भर के स्मॉल कैप में पैसा लगाया, क्यों लगाया था, सिर्फ इसलिए कि वो ऊपर जा रहे थे, तो आपने फिर गलती करी है ना यार। इसका मतलब आपका ए ही खराब है, एजुकेशन ही खराब है। ए, एजुकेट योरसेल्फ, बी, चेक ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसका बेसिस सही है या नहीं है। सी, नाउ टेक एक्शन, अगर उसका बेसिस सही नहीं, आपको समझ नहीं आता है, प्लीज़ नई इन्वेस्टमेंट्स करें अपनी एजुकेशन के बेसिस पे, राइट, और उनमें लंबा चले। इक्विटी मार्केट्स में जब भी आप आ रहे हैं, मैं आपसे बोलूँगा 7-8 साल का समय लेके आइए। अगर आप 7-8 साल का समय भी नहीं दे सकते अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो नहीं आप कामयाब। मैं इसको ऐसे भी रिलेट करा सकता हूँ। नंबर 1 प्रिंसिपल जो मुझे लगता है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने का होता है वो ये, यू शुड हैव अ बिजनेस माइंडसेट। व्हाट इज बिजनेस माइंडसेट? इफ आई एम बाइंग शेयर्स ऑफ ITC, सो आई शुड हैव अ बिजनेस माइंडसेट दैट आई एम बिकमिंग अ नॉन एक्टिव पार्टिसिपेंट और नॉन एक्टिव ओनर ऑफ दिस कंपनी, राइट। नाउ टेल मी अबाउट एनी बिजनेस जो 10 साल से पहले बिल्कुल थ्राइव करने लग जाता है। आज आप लेंसकार्ट, बोट और बड़ी बड़ी कंपनीज को देख रहे हो, फिजिक्स वालों को देख रहे हो, ग्रो को देख रहे हो। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन देयर IPO परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग, बट ये कब बनी थी, ये कब बनी थी? तो आपको वो भी ध्यान में रखना है कि भाई इट टेक्स टाइम, बिजनेस है ये, राइट। आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो और बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। लंबे समय में अगर बिजनेस के फंडामेंटल सही है वो आपको ग्रो करेगा, जब वो ग्रो करेगा तो आपको स्टॉक प्राइस भी आपका ग्रो करेगा। सो लेट्स से मैंने इन्वेस्टमेंट करी, मैंने एक SIP के थ्रू, मतलब मैंने किसी फंड में इन्वेस्ट करा है, तो ऐसे क्या चेक पॉइंट्स या पैरामीटर्स होते हैं जिससे मैं रेगुलरली देखूं कि यार ये ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, या इसको भी मुझे इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रही है, या शुड आई टेक आउट एंड पुट इट समवेयर एल्स? कुछ ऐसे 3-4 पैरामीटर्स जो मैं खुद समझ सकूं। राइट, बहुत सिंपल है, राइट। पहले तो ना आप ना सबसे पहले पता है आपने क्या जानना है। आपने ना फंड को जानना है, ना अपने फंड मैनेजर को जानना है, ना अपने AMC को जानना है। पहले आपने अपने आप को जानना है, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप वोलेटिलिटी कितनी झेल सकते हैं, राइट, आपका इन्वेस्टिंग पीरियड कितना है, ये सारे आप हो क्या रहा है ना। हम जानते हैं हमारा फेवरेट व्लॉगर ने जूते कौन से ब्रांड के पहने हैं, हम ये नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या बात चल रही है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ माइंड में सोच रहे हैं। एक दिन बैठो, किताब अपनी कॉपी रखो, एक पेन रखो, लिखो अपने बारे में, अपने आप को जानो, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। और रिस्क एपेटाइट प्लीज़ बुल मार्केट में ना पता करें। रिस्क एपेटाइट आपको पता चलता है जब बेयर मार्केट होती है, जब साइडवेज मार्केट होती है, तब आपको पता चलता है, राइट, आप कितनी वोलेटिलिटी झेल सकते हैं। एंड देन इसमें एक बात और पता है क्या है, हम व्हाट वी आर डूइंग, म्यूचुअल फंड कौन सा बेस्ट है, होना क्या चाहिए, मेरा गोल क्या है, उस गोल को अचीव करने का प्लान क्या है, अब इस प्लान में कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स फिट बैठते हैं। दैट्स द लास्ट थिंग एक्चुअली जो हमें देखनी थी, जो हम सबसे पहले देखते हैं। तो आप अपने आप को जानने के बाद अपने गोल्स असरटेन कीजिए। आपके गोल्स क्या हो सकते हैं? रिटायरमेंट आपका गोल हो सकता है, राइट। जैसे मेरे लिए रिटायरमेंट एक गोल था कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, नॉट रिटायर अर्ली बट रिक्रिएशनली एंगेज होना है मुझे, राइट, जो कि आज की डेट में मैं हूँ। सो आपको आपका गोल पता होना चाहिए। गोल के साथ साथ आपको फिर ये पता होना चाहिए डिफरेंट गोल्स। आपके घर लेना गोल हो सकता है, आपके शादी का कोई गोल हो सकता है, आपके बच्चों की हायर एजुकेशन का गोल हो सकता है। इन सब के बारे में सोच ही नहीं रहे, हम सर्च क्या करें, बेस्ट म्यूचुअल फंड। तो आपका गोल हो, उस गोल के साथ एक नंबर अटैच्ड हो। जैसे रिटायरमेंट के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपको कितना अमाउंट चाहिए, वो बेसिक आपको पता होना चाहिए। एंड देन मेक अ प्लान एंड देन चूज द म्यूचुअल फंड्स अकॉर्डिंग टू द गोल। फॉर एग्जाम्पल, किसी का गोल है मुझे 5 साल में जो है वो घर की एक डाउन पेमेंट करनी है, और वो मुझसे आके बोल रहा है कि मैं स्मॉल कैप फंड में पैसा लगा दूं। मैं बोलूँगा क्यों भाई? अब वो सिर्फ ये देखेगा वो बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, मेरा म्यूचुअल फंड सिलेक्शन बहुत सिंपल है।
मैं एक ऐसा इन्वेस्टर हूँ जो एरर ऑफ ओमिशन करना मंजूर है जिसको, बट मैं एरर ऑफ कमीशन नहीं करूँगा. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओमिशन एंड कमीशन? हो सकता है मेरे प्रोसेस के थ्रू कुछ अच्छे फंड्स छूट जाएं, लेकिन बुरे फंड्स नहीं आएंगे. बुरे फंड्स कौन से होते हैं मेरी नज़र में? अगेन आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन. पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन फाइनेंस, एंड मैं अपनी पर्सनल थॉट आपको बता रहा हूँ, आपका अलग हो सकता है. आई वॉन्ट कि वो फंड जो अपने बेंचमार्क से कम गिरता हो, मार्केट गिरने पे अपने बेंचमार्क से कम गिरता हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500, राइट, अगर निफ्टी 500 10% गिरा है, मेरा फंड अगर 6% गिरता है ना, मैं उस फंड को हीरो मानता हूँ. दिस इज वन क्राइटेरिया. और बहुत सारी चीज़ें. क्यों? ये चीज़ आप बाद में रियलाइज करते हैं कि फॉलिंग लेस गिव्स यू मोर कैपिटल व्हेन मार्केट विल गो अप. आपके पास ज़्यादा बड़ा कैपिटल होगा उस समय कंपाउंड करने के लिए, अगर आपका फंड कम गिरा है तो. और ये लॉन्ग टर्म में इतना ज़बरदस्त रिटर्न क्रिएट करता है, जिसे हम लोग चेज करते रहते हैं ना म्यूचुअल फंड में. अल्फा अल्फा अल्फा, क्या है अल्फा? अल्फा, आप अल्फा देख रहे हो कितना जनरेट किया, अरे अल्फा इज द एंड रिजल्ट. फॉलो द प्रोसेस, अल्फा विल फॉलो. एज सिंपल एज दैट, राइट. तो मेरा एक क्राइटेरिया ये रहता है. अब इसको देखने के लिए मैं स्टैंडर्ड डेविएशन देखता हूँ, मैं रोलिंग रिटर्न्स देखता हूँ, मिनिमम रोलिंग रिटर्न्स देखता हूँ, और साथ साथ में एक मार्केट कैप्चर रेशियो होता है डाउन साइड, उसको देखता हूँ. ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. देन मैं थोड़ा सा वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता हूँ. वो बड़ी डिफरेंट तरीके की इन्वेस्टिंग है, राइट. वो बोरिंग है. इट्स लाइक वॉचिंग ग्रास ग्रो और आपने दीवार पेंट कर दिया, उसे सूखते हुए देख रहे हो. उसमें उस तरह के पेशेंस चाहिए, राइट. स्टील वाले आपको पेशेंस चाहिए, बिल्कुल एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील. तो मैं जिस इन्वेस्टिंग में बिलीव करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं जिस फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट. अब ऐसा नहीं है कि मैं 100% वैल्यू इन्वेस्टर हूँ. आज की डेट में अगर आप 100% वैल्यू इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, शायद आपके पास 1 या 2 ही म्यूचुअल फंड्स होंगे, राइट. एंड आप कहीं भी जाएंगे, कई जगह तो वैल्यू इन्वेस्टिंग नाम के लिए बोली जा रही है कि वी आर वैल्यू इन्वेस्टर्स. वो बस लो पी वाला उन्होंने फिल्टर लगा दिया और बोल दिया कि हम लोग वैल्यू इन्वेस्टर हो गए. वैल्यू इन्वेस्टर ऐसे नहीं बनता है. या फिर कम प्राइस पे किसी पिटे हुए स्टॉक को खरीद लिया, बोल दिया हम वैल्यू इन्वेस्टर हो गए, ऐसे भी नहीं बनते. सो मेरी फिलॉसफी मैच होनी चाहिए. मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा उन फंड्स के साथ जुड़ूँ जिनके साथ मेरी थोड़ी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी जो है वो मैच हो रही है. बस ये 4-5 क्राइटेरिया लगाता हूँ मैं, दैट्स इट. और मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि अपने फंड्स कितने चूज़ करने हैं. मैं अपना पूरा पोर्टफोलियो 3 से 4 फंड के अंदर सम अप करना चाहता हूँ, राइट. एंड उसमें मेरे को फंड्स मिल गए हैं, दैट्स इट. मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यही फिलॉसफी से इन्वेस्ट कर रहा हूँ. अगेन इसके पीछे के भी अगर आप कोर प्रिंसिपल देखेंगे, सो वॉरेन बफे बोलते हैं रूल नंबर 1, नेवर लूज योर कैपिटल. रूल नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1. दैट्स इट. आई एम फॉलोइंग दैट ओनली, कि मैं लूज कम से कम करूँ, बिकॉज लूजिंग लेस गिव्स यू मोर कैपिटल व्हेन बुल मार्केट विल बी देयर. तो वो मेरा टारगेट रहता है. तो अभी आपका पोर्टफोलियो कितना होगा अराउंड लगभग? अभी मेरा पोर्टफोलियो, अगर मैं अपने वाइफ का पोर्टफोलियो मिला के बताऊं तो 33-34 CR के आसपास तो है. आप कह रहे हो सिर्फ 3-4 फंड्स में ये डिवाइडेड? नहीं, अच्छा. मैं आपको बताता हूँ. अब क्या है ना, ये बड़ा नुआंस्ड है. सो कोर फंड्स जिन्हें मैं बोल सकता हूँ, जिनके अंदर मैं अल्टीमेटली अपना पूरा पोर्टफोलियो समेटने जा रहा हूँ, वो 3-4 ही हैं, राइट. अगर आप मेरा जो फिल्टर है, इफ़ देर इज़ अ फंड जिसमें मैंने 1 करोड़ से कम इन्वेस्ट कर रखा हो, मेरा फंड है ही नहीं. वो मैंने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, सिखाने के लिए, सीखने के लिए, कुछ रिसर्च करने के लिए बाय कर लिया होगा, राइट. ये मेरा फिल्टर है. अब इससे ऊपर जो फंड्स हैं, या फिर जिसको 7-8 साल से ज़्यादा समय का हो गया मेरे पोर्टफोलियो, वही मेरे कोर फंड्स हैं, राइट. अब से जो 4 फंड्स बनेंगे, उसके अलावा अब जैसे मेरे पास इंडेक्स फंड्स हैं पुराने, राइट. मेरे पास 3-4 कंपनीज के डिफरेंट इंडेक्स फंड है. UTI है, बंधन है, ICICI है, राइट. शायद निपॉन का भी कुछ ऐसे मेरे पास इंडेक्स. तो मैं उनको अपने मैं उनको नहीं काउंट करता अपने फंड्स में. मैंने शायद उसमें इन्वेस्टमेंट कहीं में रोक भी दी है. वो बस एज इट इज़ रखे हुए हैं, अपना रिटर्न कमा रहे हैं, दैट्स इट. मैं उनको बिल्कुल नहीं छेड़ रहा हूँ. जो 2022-23 के बाद से जो मैंने स्ट्रैटेजी डेवलप करी, वो 3-4 फंड्स में ही जा रहा है. इसके अलावा मेरे पास आर्बिट्राज फंड्स हैं, या मेरे पास कुछ US वाले फंड्स हैं, तो उनको मैं 4 फंड में एक्यूमुलेट कर ही नहीं सकता हूँ, राइट. सो कोर मेरे जो इंडियन इक्विटी का एक्सपोजर रहने वाला है, वो 3-4 फंड से रहने वाला है. अदर देन जो मेरे पुराने फंड्स हो गए, जो US के फंड्स हो गए. आज की डेट में मैं अगर अपना पोर्टफोलियो खोलता हूँ तो उसमें आपको 30 फंड्स नजर आएंगे. जो ग्रो ऐप के अंदर नजर आता है, वो 30 फंड्स नजर आएंगे मेरे, जब मैं पूरा पोर्टफोलियो इंपोर्ट करें. अब 30 में से आप ये लगा लीजिए कि कुछ तो ऐसे जिसमें 1-1 लाख रुपए की सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ाता हूँ. तो समटाइम्स जस्ट टू शो देम कि कैसे बाय करना है, कैसे रिडीम करना है, या देखो ये फंड आप कह रहे हो, ठीक है मैं इसको खरीद के देखता हूँ. हमारी कम्युनिटी बेस्ड जो है वो प्लेटफॉर्म है, तो 2-2 साल तक उस फंड को ट्रैक करते रहेंगे सारे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर. देखो मैंने खरीदा था, आपके कहने पर खरीदा था, आपने शॉर्टलिस्ट कराया था, तो उसको हम थोड़ा सा वो ट्रैक करने के लिए खरीदते रहते हैं. तो 30 में से मुझे लगता है 5-10 फंड्स तो ऐसे निकल जाएंगे जिनमें अमाउंट ही 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक है. उनको मैं कंप्लीटली इग्नोर करके चल रहा हूँ.
कम से कम 3 से 4 मेरे आर्बिट्राज फंड होंगे जिनमें फीडर फंड बोलता हूँ, कि उसमें मैं पैसा जब भी मेरे पास आता है लमसम मैं उसमें पार्क कर देता हूँ, एंड देन वहाँ से मेरे जो कोर इक्विटी फंड्स हैं उसमें जाते रहते हैं, एंड रिमेनिंग मेरे पास जो है वो 3-4 मेरे कोर इक्विटी फंड हो गए, एंड देन आई हैव इंडेक्स फंड्स, वही निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, कुछ माइक्रो कैप का इंडेक्स है, थोड़े बहुत इंडेक्स फंड्स हैं, वो पुराने पाप है मेरे पाप क्या मतलब पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं मेरी, एंड उनको ना मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, बस वो एज इट इज़ मेरे पोर्टफोलियो में लगे हुए हैं, एंड वाई टू सेल देम। फॉर एग्जाम्पल आई हैव UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, राइट, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, उसमें मेरा रिटर्न 110% है। Wow. अब मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना कि मैं उसको बेचूंगा, मैं उस पर टैक्स पे करूंगा इतना सारा, एंड यू डोंट नीड द मनी आल्सो ना, तो एग्जैक्टली। तो उस पर जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उससे ऊपर मेरा अमाउंट निकल चुका है प्रॉफिट का, वो ठीक है पुराना रखा हुआ है, मैं उसमें कोई फर्दर इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो अब मैं आई एम नॉट काउंटिंग दैट फंड इन माई 4 फंड्स, मेनली 4 फंड्स के अंदर मैं जाने वाला है। पर ये जो आपने अपना पोर्टफोलियो बताया वैल्यू वाइज, ये आपने कब स्टार्ट किया था, मतलब मोटा मोटा अगर मेजरली मैं देखूं तो सो दैट पीपल नो कि इतने टाइम लगा या कैसे हुआ, राइट। सो इसमें ना एक बात सबको समझनी है कि मैं बार बार यही रिपीट करता हूँ कि पर्सनल फाइनेंस इज़ मोर पर्सनल एंड लेस फाइनेंस। सो मेरी शुरुआत हुई एज मैंने अपना CA क्वालिफाई किया था 2011 में, जनवरी 2011 में, नवंबर 2010 में लास्ट एग्जाम्स दिए थे मैंने। स्टार्टेड अर्निंग, कुछ इन्वेस्ट नहीं करता था, बस पैसे थोड़े बहुत जो आ रहे थे वो घर खर्च में जाते थे, कुछ FD करा देता था, दैट्स इट, राइट। एंड दैट टू आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो लोग जो ऐसा सोचते हैं कि CA तो इसको सब कुछ पता होगा, वो गलत है। CA, CFA, MBA, कोई भी डिग्री, कोई भी प्रोफेशन आपको एक अच्छा इन्वेस्टर नहीं बना सकता है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ओके। देन 2016 में मैंने एक SIP शुरू करी थी 2000 रुपये महीने की। 16 में? हाँ जी, 2016 के अंदर 2000 महीने की SIP मैंने शुरू करी थी, एंड वो भी मेरे जो बैंक में मैनेजर्स होते हैं वो आए मेरे पास के, अरे फंड आपके पास तो पैसे पड़े, क्या कर रहे हो, चलो SIP करो। मैं कहा यस सर बिल्कुल करते हैं। तो 2000 महीने की SIP शुरू करी। वहाँ से ना वहाँ से मेरा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया मार्केट्स में, राइट, क्योंकि अब 2000 महीने जा रहे थे, चाहे 1 रुपये जाए चाहे 2000 जाए, कुछ तो जा रहा है मार्केट में, लग रहा है, और मेरे को वो रिसर्च करने में मज़ा आने लग गया कि यार 2000 मेरे जा रहे हैं, अभी तो मैंने इसके बोले हुए फंड में लगा दिया, तो अब देखूँ सही कि क्या हो रहा है ये। एंड दैट फंड वॉज ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड, राइट। उसके बाद 2017 मैंने सेल्फ एजुकेशन शुरू करी स्टॉक मार्केट्स को लेके, राइट। पहले मेरा रुझान डायरेक्ट स्टॉक्स की तरफ बहुत था, मैंने डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदे 2017 में, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया। 2018 आते आते एक्टिव फंड्स के बारे में मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया, एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट किया। तो ये जो मेरा एजुकेशन वाला पीरियड रहा 2016, 17, 18 के आसपास तक, 19 में मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा स्केल अप करना शुरू किया, एंड थैंक्स टू कोविड आया जिसने लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दी। बहुत बुरा पीरियड था हम सबके लिए, बट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे लगता है कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। मैंने काफ़ी अच्छा चंक उसमें इन्वेस्ट किया। जो आप इंडेक्स फंड के रिटर्न्स मेरे देखते हैं, आई थिंक उसमें काफ़ी अमाउंट मैंने कोविड के दौरान जो है वो इन्वेस्ट किया, एंड मैंने शायद इस पर एक प्रॉपर वीडियो भी किया अपने चैनल पे। इवन जिस दिन 23 मार्च 2020 को अनाउंसमेंट हुई थी उसके आसपास ही मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। उस डेट पे मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है जब मार्केट बिल्कुल अपना रॉक बॉटम हिट कर गई थी, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे मार्केट को टाइम करना आता था, मैं तो जब मार्केट गिरती थी मैं इन्वेस्ट कर देता था चुपचाप से, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो हो रहा है बड़ा टेम्परेरी है। मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी रिकवर करेगा, हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट वो इतनी जल्दी रिकवर कर गया। भगवान बहुत ही काइंड रहे हम इन्वेस्टर्स के लिए। 2016 vis-a-vis if you were starting in 2026, do you think ये जो आपको थोड़ा एक्सपोनेंशियली जंप है जिन्होंने कोविड में करा है? नहीं, मैं आपको इसके ना मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ ताकि कोई भी गलत फहमी ना रहे। सी पॉइंट ये है कि आप ये मत सोचे कि मैं 2000 महीने की SIP करता रहा। ऑफ कोर्स हाँ। मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपना बहुत बढ़ाया, राइट। जैसे जैसे मेरा मार्केट पे कन्विक्शन आता गया और मुझे चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आने लग गई, जो भी मेरे को समझ में आने लग गया, मैंने उस पर कन्विक्शन दिखाया। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ फंड जिसमें मैंने उस अकेले फंड में मैंने 10 करोड़ रुपीज़ डाल रखे हैं, राइट। सो जैसे जैसे मेरी जिस चीज़ पे कन्विक्शन बनी, मुझे समझ आने लग गया, मैंने थोड़ा थोड़ा उसमें फ्लेवर ले लिया, आई इंक्रीज माई इन्वेस्टमेंट अमाउंट अ लॉट, राइट। वन ऑफ माई मिस्टेक वॉज कि मैं लिक्विडिटी को पहले बहुत ओवर एस्टिमेट करता था कि मेरे पास ज़्यादा कैश होना चाहिए कि कभी ज़रूरत पड़ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो चीज़ें मैंने अपनी मिस्टेक सुधारी। FD का पैसा, जो लिक्विड पैसा इधर उधर पड़ा हुआ था, उन सबको लाके मैंने इन्वेस्ट किया। सो माई इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूज। सो कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि 2000 रुपये महीने की SIP से आप 30 करोड़ रुपये, 34 करोड़ रुपये का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इन एनी केस यू हैव टू इंक्रीज योर एक्टिव इनकम, राइट। एंड वी विल कम टू मी एंड से आपने अपनी इनकम जो है वो कोर्सेज बेच के बनाई है, ये बेच के बनाई है। तो मैं जो बोल दूँ उसके लिए लोगों के पास बोलने के लिए कुछ ना कुछ है। आई सोल्ड वन ऑफ दी स्टार्टअप, आई टीच, राइट। तो उसमें आप अगर मेरे ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो आपकी बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि आप भी डॉक्टर हो सकते हैं, आप भी कारपेंटर हो सकते हैं, आप भी प्लम्बर हो सकते हैं, आप भी इंजीनियर हो सकते हैं, आप एक एम्प्लॉय हो सकते हैं। बनाइए ना पैसा, किसने रोका है?
राइट। एथिकली वैल्यू ऐड करके अगर आप पैसा क्रिएट कर रहे हैं तो आई थिंक आपको मुझे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, आपको अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए कि आप क्यों नहीं बना रहे हैं, राइट। तो मैंने वो पैसा बनाया, उसको मैंने इन्वेस्ट करता गया। एंड मुझसे अगर कोई पूछता है इन्वेस्टिंग के बारे में, मैं तो बोलता हूँ कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सो अभी मेरा, सच बताऊँ तो अभी मेरा इन्वेस्टिंग का पीरियड ही चल रहा है। टिल द टाइम मैं एक अच्छा अमाउंट एक्टिवली अर्न कर रहा हूँ, आई विल नॉट स्टॉप, आई विल कीप ऑन इन्वेस्टिंग। ए बी, मेरे को भी 7-8 साल ही तो हुए हैं। अगर 2016 से भी देखूँ, 2000 महीने की एसआईपी को मैं क्या काउंट करूँ, अगर वहाँ से देखता हूँ तो शायद 10 साल हो गए हैं, राइट। 10 साल कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। आप मुझे एक फेमस इन्वेस्टर बताइए जिसका पोर्टफोलियो 200-300 करोड़ से ऊपर का हो और आप उसे जानते हो 60 साल की उम्र से पहले। बनता ही तब है उनका। यस। तो मैं तो अब मेरा तो इन्वेस्टिंग पीरियड चल रहा है, मैं तो इस समय म्यूचुअल फंड के यूनिट्स एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। मैं तो इस समय ये देख रहा हूँ कि कौन से फंड मेरे को अच्छे लगते हैं, मेरी फिलॉसफी से, मेरे क्राइटेरिया से मैच करते हैं, एंड आई एम इन्वेस्टिंग इन देम। आई विल चेक माई पोर्टफोलियो आफ्टर 10-15 ईयर्स। और ऐसा नहीं है, अब ये सुनने के बाद लोग क्या बोलते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। लोग सोचते हैं अरे प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय नहीं करोगे क्या, और कितना इकट्ठा करना है, ये करना है। मैं प्रेजेंट लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड, जिस प्रोफेशन में मैं हूँ हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को भी एंजॉय कर पा रहे हैं, अर्न भी कर पा रहे हैं और इन्वेस्ट भी कर पा रहे हैं, राइट। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ किसी रेस में हूँ। मेरे को जो एक्टिव इनकम आती है, मैं उसमें जो खर्च कर सकता हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, जो जहाँ जहाँ मैं मनी को एज अ टूल यूज़ कर सकता हूँ टू लिव अ बेटर लाइफ, आई एम यूजिंग इट। और जो बच जाता है मैं उसको घर पर थोड़ा ना रखूँगा, मैं उसको इन्वेस्ट कर देता हूँ, राइट। सो ये चीज़ें आपको समझनी है। ए, 2000 महीने से शुरू किया था। बी, मार्केट को समझा, समझने की कोशिश करी, एजुकेट किया अपने आप को, सीखा मार्केट के बारे में, और जो जो मेरी गलतियाँ थी उनको सुधारने की कोशिश करी। आज भी कर रहा हूँ कुछ गलतियाँ, और जो भी अमाउंट आता गया मैं उसको फिर इन्वेस्ट करता गया और पैनिक नहीं किया। कभी मैंने सट्टा नहीं खेला मार्केट में कि चलो यार पैसे तो आ ही रहे हैं, मैं 1 करोड़ रुपए से ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ, या मैं इधर भी लगा लेता हूँ, या मैं पेनी स्टॉक खरीद लेता हूँ, या मैं टिप पे स्टॉक खरीद लेता हूँ। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा गेम रहा मेरे लिए कि मैंने गलतियाँ कम करी हैं, राइट। तो वो एरर ऑफ कमीशन मेरे कम रहे हैं। ओमिशन हो गई हो मुझसे, हो सकता है बहुत अच्छे स्टॉक्स, बहुत अच्छे फंड्स छूट गए हो, बट मेरी कमीशन, जो एरर ऑफ कमीशन है वो बहुत कम रहे हैं। एंड आप कॉन्स्टेंटली स्टेप अप भी करते रहे हो, मतलब Yes, लेट्स बी वेरी yes. क्लियर ऑन दैट, लोगों को ये भी पता होना चाहिए। 100%। आई हैव स्टेप्ड अप वेरी एग्रेसिवली। और अब मुझे वो ये ना, अब एहसास होता है कि पहले करना चाहिए था स्टेप अप। 2020 में भी जो मैं इन्वेस्ट कर रहा था, मेरे पास तभी बहुत फंड्स थे, लेकिन मैं डर डर के इन्वेस्ट कर रहा था, राइट। वो अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। क्यों? क्योंकि 2020 वाले आप इन्वेस्टर से मिलोगे तब लोगों की हिम्मत ही नहीं हुई पैसा डालने की। तो कम से कम मेरी हिम्मत तो हो गई थी। फिर मैंने अपना पूरा एक्सपोजर नहीं लिया, वो थोड़ा सा दिक्कत लगती है। अगेन आई काउंटेड एज एरर ऑफ ओमिशन, राइट। क्योंकि मैं सेफ खेल रहा था कि मैं अपने पूरे फंड्स को 2 साल के अंदर डिप्लॉय करूंगा, मैं एक साथ डिप्लॉय नहीं करना चाहता। तो मैं जितना डिप्लॉय कर सकता था मैंने किया। यू नो द पॉइंट, जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं कि यू नो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, कैसे लाएंगे, खर्चे इतने हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, लाइफ नहीं इंजॉय करेंगे क्या, वन ऑफ द वेरी कॉमन यू नो एक्सक्यूज इन दैट सेंस। तो ऑब्वियसली एवरीवन इज अंडर द ईएमआई प्रेशर अभी, मतलब कुछ ना कुछ पे ईएमआई चल ही रही है सबकी। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है एंड you've just started earning, आपके पास इतना लेट्स से नहीं होता यू नो बफर कि आप इन्वेस्टमेंट माइंडसेट रियली सोच के चलो, तो उस केस में आप दोनों चीज़ें लाइक बैलेंस योर ईएमआई ऑल्सो एंड बैलेंस योर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, हाउ डज वन प्लान फॉर दैट? मुझे लगता है कि हम ना ओवर एनालिसिस करते हैं। अब ये बात कोई नहीं समझेगा कि मैंने कभी कोई लोन नहीं लिया, या मैंने कोई गलत आदतें नहीं पाली जिसकी वजह से मेरा खर्चा हो, मैंने कभी कोई भी चीज़ इसलिए नहीं खरीदी कि मैं शो ऑफ कर पाऊँ। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत, ये सब चीज़ों ने मेरे फेवर में काम किया है। श्योर। एंड बिलीव मी, द वर्ड इज़ बैलेंस। आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आपकी इनकम 50,000 है या 20,000 है, जीना तो है ही। अब वो कैसे जीना है वो आपको एक बार बैलेंस करके देखना पड़ेगा, जिसमें आपने कोशिश करनी है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जितनी सुधर सकती है आपके हिसाब से। सी, यहाँ पे कैच क्या है ना कि हम जब दूसरों को देख के कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं सुधार रहे, फिर हम स्कोर बोर्ड का गेम खेल रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आप जो अर्न कर रहे हैं, आप उसमें बेस्ट पॉसिबल यूज़ क्या कर सकते हैं, राइट। अपने डेली एक्सपेंसेस जो आपके जा रहे हैं उसके लिए, आपका इन्वेस्टमेंट है उसके लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने रिस्क कवर के लिए, जिसमें इंश्योरेंसेज वगैरह आ जाते हैं। नाउ कमिंग अबाउट ईएमआई, आप जब भी कोई चीज़ लेते हैं तो ईएमआई पे आप, जब तक, मुझे तो ऐसा लगता है कि जीवन मृत्यु का सवाल ना आ जाए, मैं तब तक लोन नहीं लूँगा। अब आप लोन इतनी कैजुअली ले लोगे कि अरे यार फ़ोन अच्छा लग रहा है, जूते अच्छे लग रहे हैं, ईएमआई पे ले लेता हूँ, सो नो वन कैन हेल्प यू आउट। याद रखिए, वेल्थ वो व्यक्ति क्रिएट नहीं करता जिसकी इनकम ज़्यादा होती है, वेल्थ वो व्यक्ति क्रिएट कर पाता है जिसके खर्चे कंट्रोल में होते हैं, राइट। इनकम मैं आपको दिखा दूंगा, करोड़ों रुपए की इनकम करने वाले लोग भी कंगाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि खर्चे ज़्यादा होते हैं। हमारे एक दोस्त थे जिनकी टॉप सी सूट्स में थे, और उनकी सैलरी भी ऑब्वियसली बहुत काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी हैंडसम सैलरी थी।
So if someone is earning, let's say, good 8-9 lakhs a month, पर वो 20 तारीख को कंगाल होते थे तो वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अगर आपने खर्चे पाल लिए, अगर आपने EMIs पाल ली तो गड़बड़ है। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप बैठ के सोचें कि आपके पास कितना इन्फ्लो आ रहा है, आप कितने रुपए बेयर मिनिमम आपके घर के खर्चों में जाएगा ही जाएगा। वो रेंट हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, हर किसी के खर्चे अलग हो सकते हैं। उस खर्चे को तो आप करेंगे, वो तो अनअवॉइडेबल है। उसके अलावा आप ये देखिए कि अब आप कितना अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे 500 कर सकते हैं, चाहे 1000 कर सकते हैं। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, राइट। A, B, फोमो में पढ़ के मत खरीदिए चीज़ों को, फोमो में पढ़ के मत पैसा जो है इधर उधर लगाइए। आप फोमो में पढ़ेंगे, आप स्कोर कार्ड गेम में लग जाएंगे कि मेरी शर्ट उसकी शर्ट से सफ़ेद है, आप हमेशा हारेंगे ये गेम। मैं आपको बता देता हूँ, आप कितने भी अमीर बन जाओ, आपसे अमीर व्यक्ति आपको ज़रूर मिल जाएगा, राइट। वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज ड्राइविंग मर्सिडीज़, बढ़िया अपना, मेरे ख्याल से 1.5-2 करोड़ की उसकी गाड़ी थी, 1.5 करोड़ 1 करोड़ 70 लाख के आसपास की। तो हम किसी फंक्शन में गए, मैं तो फॉर्चूनर वाला बंदा हूँ, मुझे तो मेरे गाड़ियों का अलग यूज़ केस है, मुझे ऑफ रोडिंग में और पहाड़ों में चलाने में मज़ा आता है, तो मैं उसके हिसाब से लेता हूँ। तो हम गए किसी पार्टी में, तो उसका मुंह तर गया बेचारे का थोड़ा सा, वो तो ऐसे नाराज़ था। मैंने क्यों? कहते यार मे बैक। सो देयर इज़ नो लिमिट, देयर इज़ नो लिमिट एट ऑल। आप जब भी किसी को देख के आप कोई खर्चा करोगे ना, मैंने आज तो कोई ऐसी लग्जरी जर्मन गाड़ी नहीं खरीदी, हो सकता है फ्यूचर में खरीद लूँ अगर मुझे लगेगा कि मेरा यूज़ केस है। अभी मैं क्या खरीद रहा हूँ? मैं जिम नहीं खरीद रहा हूँ, मैं हाईलिक्स खरीद रहा हूँ, मैं फॉर्च्यूनर खरीद रहा हूँ, मैं बस सारी वो कार्स हैं जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज रखती है, जो मेरे यूज़ केस में फिट बैठती हैं, विच इज़ यू नो अ टूल फॉर मी टू लिव अ बेटर लाइफ, टू एक्सप्लोर माई हैप्पीनेस। यस, एग्जैक्टली। तो मेरी इच को वो स्क्रैच करने के लिए बहुत है वो, राइट। अब दूसरे की इच को स्क्रैच करने के लिए मैं खर्चा नहीं करने वाला हूँ, है ना। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि, और कोई भी ना बहुत सी, अगर आप ब्लेस्ड हो, अगर आपके मम्मी पापा ने आपको सब कुछ दे दिया, राइट, आप ब्लेस्ड हो अगर आपको घर पे खाना वाना भी मिल जाता है। और बहुत लोग ऐसे होंगे जो जीरो से शुरू करते हैं, इनकम जीरो से शुरू करते हैं, राइट, स्क्रैच से हर चीज़ बिल्ड करना शुरू करते हैं। इट विल टेक टाइम। आप समय नहीं देना चाहते हो, वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। और जब भी आप वेल्थ फास्ट क्रिएट करने के चक्कर में जाओगे, आप फंसोगे, आपकी वेल्थ फास्ट डिस्ट्रॉय होगी, आप ज़्यादा रिटर्न्स कमाने की कोशिश करोगे, आप जैसे बोलते हैं ना तिगड़म लगाने की कोशिश करोगे, आप ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे जहाँ पे पैसा डूबने का चांस बहुत ज़्यादा है। And all I want to know where I will die, I will never go there. Rule number 1, never lose your capital. Always remember rule number 1. But you know, ये थोड़ा, I know it's easier to say than you know when you see people doing it, because you cannot stop a young person. आप उसको नहीं ये समझा सकते कि भाई तू मत खरीद आईफोन, तू इसके लिए सेव कर, तू ये कर। बहुत मुश्किल है आज ये you know किसी के दिमाग में ये चीज़ समझाना, एंड वो उसको अच्छे से पॉजिटिवली समझ ले। मैं एटलीस्ट इस चीज़ को, ये जो फोमो में चीज़ें बाय की जा रही हैं, मैं इस चीज़ को 20-25% तो एक सेकंड में रिड्यूस करवा सकता हूँ। हाँ, तो माय क्वेश्चन टू यू इज कि ये चीज़ कैसे रिड्यूस हो सकती है। दूसरा, चल तेरे को खरीदना है तो तू इसके लिए प्लान कैसे कर सकता है कि टाइम भी ज़्यादा ना लगे और तू ले भी ले। राइट। सो सबसे पहले सोशल मीडिया से सारे अकाउंट डिलीट कर दो, आप आराम से 25-30% लालच कम हो जाएगा। कंपैरिजन मतलब मेरा तो कभी कभी सवाल है, क्यों हो आप सोशल मीडिया पे, क्यों हो? चलो आप क्रिएटर हो गए, मैं क्रिएटर हो गया, आप मेरा ट्विटर अकाउंट खोल के देखो, लास्ट पोस्ट 2-3 हफ्ते पहले गया होगा, 2-3 हफ्ते पहले, राइट। इसके अलावा कोई और क्यों है सोशल मीडिया पे? मत देखो ना हमारी वीडियो, हम कौन कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा मेरी वीडियोस देखो, मत देखो। आप इंस्टा बंद करो, ट्विटर बंद करो, स्नैपचैट बंद करो, और 2-4 ऐसे जो प्लेटफॉर्म जहाँ पे फोमो पैदा होता है उन्हें बंद करो। आप देखो आपका खर्चा कैसे रिड्यूस होता है। मैं तो कह रहा हूँ इसे सोशल एक्सपेरिमेंट की तरह यूज़ करके देखो। 3 महीने के लिए आप ये सारी चीज़ें बंद कर दो, यू विल बी एबल टू सेव एटलीस्ट 25% ऑफ योर एक्सपेंसेस। जो भी आप कर रहे हो उसमें 25% आराम से बच जाए। क्यों? आप इंस्टा पे जाते हो, वो शर्ट आ गई, वो जूते आ गए, वो मेकअप का सामान आ गया, ये आ गया, और आप तुरंत जो है स्वाइप अप करके बाय कर लेते हो। क्रेडिट कार्ड भगवान ने दिया है, यूपीआई आ ही गया है, यूपीआई के आने से वो पेन भी फील नहीं होता जो कैश के जाने से होता था। ये एक्चुअली वेल रिसर्च थॉट है। आप प्लास्टिक मनी जब खर्च करते हैं वर्सेस जब पेपर मनी खर्च करते हैं, आपके माइंड को पेन कभी नहीं होता जो पेपर मनी करने से होता है। यूपीआई से क्या हम ज्यादा नहीं खर्च कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना, वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं ना, क्योंकि पेन नहीं हो रहा ना वो। पर पेन पता नहीं चल रहा ना, बट जब बाद में स्टेटमेंट आप देखते हो अकाउंट में, फिर ये रियलाइज होता है, ओ शिट, ये तो मैंने इतना खर्च दिया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप सोशल मीडिया, इट्स अ वियर्ड स्कैम। यस, इट्स अ स्कैम अगेन। सी, अब आप इंटरनेट को भी स्कैम बोल दो। हाँ, मतलब आई एम नॉट उस हिसाब से स्कैम नहीं कि कोई आपको चीट कर रहा है, बट इट्स अ स्कैम, माइंड स्कैम है कि आप वो आपके साथ ना, सी आज की बात नहीं करेंगे हम, ये ना आप जब भी जी रहे हो ना, जिस भी सदी में आप जी रहे थे, जिस भी दशक में आप जी रहे थे, उस दशक में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा था।
क्योंकि हमेशा से जब से बिजनेसेस आए हैं तो बिजनेसेस को क्या चाहिए, आपका पैसा चाहिए, एज सिंपल एज दैट। अब वो किसी ना किसी तरह से निकलवाएंगे, राइट। मैंने यहाँ पे 4 ब्रांड के नाम बोले हैं, आप देखिए, अब यहाँ से बाहर जाइए आपको ऐड नजर आएंगी, राइट। तो इवन दे नो द मूवमेंट ऑफ योर माउस कर्सर, है ना। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप सबसे पहले फोमो से बचना चाहते हो, खर्चा कम करना चाहते हो, सोशल मीडिया बंद कर दो। आप क्यों कर रहे हो इतना खर्चा, एक रीज़न है। दूसरा रीज़न मैं फिर बोलूँगा, एजुकेशन ने पहले भी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करी, अभी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करी है, आगे भी करेगी। आप अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों को अगर सुनना चाहें तो सुनने की कोशिश कीजिए। अभी अच्छे लोग सेलेक्ट करना आपकी मर्जी है कि आप फास्ट रिटर्न कमाने वाले लोगों को चूज़ करते हो या आप सेंसिबल बातें करने वाले लोगों को चूज़ करते हो। दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, राइट। आई चोज़ मिस्टर बफे एंड मंगर, आई चोज़ राजीव ठक्कर जी, एस नरेन जी, कि भाई मैं इनकी बातें सुनूंगा, राइट। तो आप अगर सही व्यक्ति को चूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो सही ज्ञान मिलेगा, राइट। और गलत व्यक्ति है भी तो सही, उसमें भी कुछ ना कुछ वो सही बोल रहा होगा, या आप उससे एटलीस्ट ये सीख सकते हो कि क्या नहीं करना, गलत नहीं करना, है ना। तो सी एजुकेशन प्लस ये जो सोशल मीडिया का अगर आप उसको कम करते हैं, आप अपने आप ही बहुत बहुत खर्चा बचा जाएंगे। आज की डेट में देखिए ना, हर व्यक्ति जो व्लॉग्स शूट कर रहा है, मैक्सिमम टाइम वो क्या कर रहा है, हर 6 महीने में नई गाड़ी ला रहा है। अब वो रेंट पे है कि वो खरीदी है, वो एक अलग कंट्रोवर्सी है। हर 6 महीने वो नया फ़ोन खरीद रहा है, वो फॉरेन वेकेशंस पे जा रहा है। अभी आपके माइंड में क्या डाल रहा है कि यार हम ही नहीं जा पा रहे, करते हैं कुछ ऐसा, चलो उधार लेके चलते हैं। तो वो अगर आपको बचाना, अब ये पॉइंट है ना कि जो बोले वही कुंडी खोले। अब मैंने बोल दिया भाई, आपने बोल दिया अब आपको सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा, कैसे छोड़ोगे आप, नहीं छोड़ सकते आप एडिक्टेड हो। स्क्रॉलिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग, राइट। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, आपके ऑडियंस को भी एक मैसेज देना चाहूँगा, बल्कि मैं हमेशा ये सोशल मीडिया बोलना चाहता हूँ कि यार आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, उसने मैंने कोई ऐसा कुछ तो कर नहीं दिया कि मैं एलॉन मस्क बन गया, ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में ठीक ठाक काम किया, बढ़िया एंजॉय करते हुए मैं जो कर पाया मैंने किया। तो मुझसे जलने की बजाय आप ये सोचें कि आप कैसे इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, आप कैसे मुझसे अच्छा कर सकते हैं। तो हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड रखें। बट हो क्या गया कि पीपल डोंट नो व्हाट दे डोंट नो एंड दे डोंट वांट टू नो। तो लर्निंग एटीट्यूड होगा तो आप सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरे को कोई व्यक्ति मिलता है और मुझे लगता है कि इसके पास बड़ा अच्छा स्किल है, मैं तो उसकी जान खा जाता हूँ जब तक वो स्किल के बारे में जान ना लूँ अच्छे तरीके से। मुझे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में सीखना था तो मैंने एक्चुअली में लोगों को फ़ोन करके पूछा, भाई ये वाला क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है। मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना था, कहीं मुझे दिख जाए कि भाई कोई इन पर्सन पढ़ा रहा है स्टॉक मार्केट के बारे में, जाता था, 2 चीज़ें सीख के आता था, या तो बहुत अच्छा लगता था या बहुत बुरा लगता था। अच्छा लगता था उसके साथ टच में रहना है, नहीं अच्छा लगता था भाई नहीं, इससे कुछ नहीं सीखना है, एज सिंपल एज दैट। अब आपने क्रेडिट कार्ड का एक और टूल है जो बहुत क्या मतलब, बट यू कैन यूज इट इन अ स्मार्ट वे, या वो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही नर्क कर सकता है। बिल्कुल। तो क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट वे में कैसे यूज़ करें? मे बी इट कैन हेल्प यू इन द बिग परचेजेस, मे बी इट कैन हेल्प यू गेट दोज थिंग्स जो आप चाहते हो। तो उसको स्मार्टली कैसे यूज़ करें रादर देन उसको एक डेट ट्रैप की तरह आप लो। सो क्या है ना, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब 2 धारी तलवार हैं, सब 2 धारी तलवार हैं। आप कौन सी धार को यूज़ कर रहे हो, किस पे यूज़ कर रहे हो, ये मैटर करता है। मैं एक क्रेडिट कार्ड हेटर होता था एक टाइम पे, राइट, and gradually I learned about it and now I have converted myself into credit card promoter। and please, मुझे कोई कमीशन नहीं मिल रही है किसी भी क्रेडिट कार्ड को प्रमोट करके। मैंने देखा 1-2 रेडिट सब में लिखा जा रहा था कि मैं क्रेडिट कार्ड बेचता हूँ, तो आई डोंट सेल क्रेडिट कार्ड यार, राइट। क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज़ करने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अपनी इनकम ना माने। क्रेडिट कार्ड से खर्चा, मेरा तो रूल सिंपल है, मेरे पास पैसा है उतना जितना मैं खर्च कर सकता हूँ, तभी मैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव 10 लाख रुपीज़ और मेरे पास 10 लाख की कोई परचेज आ रही है, मैं अपना कैश यूज़ ना करते हुए क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँगा। उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी बताऊँगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा मेरे पास पैसे नहीं है और मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लूँ। क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं और आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको ऐसा एक वहम हो जाता है कि अरे 1 लाख की मेरी सैलरी है, 2 लाख की क्रेडिट लिमिट है, तो 3 लाख की इनकम हो गई है, और वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती है। अब मेरे पास अगर 10 लाख रुपए पड़े हैं और मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है और मुझे 10 लाख रुपए खर्च करने हैं, आई विल ऑलवेज प्रेफर टू यूज़ क्रेडिट कार्ड। वाई? At least in my case, I earn a very handsome reward ratio on every single amount I pay through my credit card. It may range between 5% to 17.5%. Wow, वो तो बहुत ज़्यादा है। Exactly. Even I pay my taxes with my credit cards. I get reward on that also. Recently मैंने अभी एक गोल्ड कॉइन बाय किया है, एज सिंपल एज दैट। एक सिंपल सा गोल्ड कॉइन मैंने बाय किया, उसमें मुझे 2.5% का रिवॉर्ड रेशियो मिला है। सो देयर इज मैं उसको डेबिट कार्ड से पे करता या मैं उसको कैश में पे करता और कैसे पे करता। अगर मुझे 2.5% का उस पर रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं जो जाके मैं ताज होटल में यूज़ कर सकता हूँ, तो वाई नॉट, है ना। तो
वही है, पीपल डोंट नो व्हाट दे डोंट नो एंड दे डोंट वांट टू नो. तो जब क्रेडिट कार्ड खरीदो आप क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हो यू नो टू द पर्सन हु इज कमिंग, मतलब व्हाट आर दीज 3 थिंग्स कि यार ये मेरे क्रेडिट कार्ड में होनी चाहिए इफ आई एम बाइंग इट, ठीक है, अब आई एम गोइंग टू यूज इट अगर द आप वे. क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, बिल्कुल, बिकॉज देन आई नो ना कि मैं जब यूज करूंगी तो मेरे को ये चीजें बेनिफिट मेरे लिए होंगी इवेंचुअली. मैं आपको ना कुछ ना प्रिंसिपल्स बता देता हूँ. ओके, ठीक है, उसको आप कैसे देखेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, आपने वो देखना है. नंबर 1, आपको अपना खर्चा पता होना चाहिए. अच्छा, आयरनी ये मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं अब ज़्यादा फिक्र नहीं करता हूँ उस बारे में, और मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ जहाँ मेरे पास कुछ पॉजिटिव मोस्टली लोगों को पता होते हैं क्योंकि पीपल कीप अ ट्रैक होता है. मैं नहीं रखता हूँ ट्रैक आज की डेट में. वो 30 करोड़ वाला पोर्टफोलियो वाले नहीं बात करते 30 करोड़ की भी नहीं है. बात यह है कि मुझे लगता है कि अब सब सॉर्टेड है, राइट, एंड देयर इज नो पॉइंट कि मैं बिल्कुल पेनी वाइज अकाउंटिंग करूँ. और मेरी बुक्स की अकाउंटिंग अलग से चल रही होती है बिकॉज ऑफ माई बिजनेसेस. मेरा एक प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, तो मैं उस पर ज़्यादा वो परेशान होता नहीं हूँ. ए. बी, आपको सबसे पहले खर्चा पता होना चाहिए. बी, उस खर्चे का नेचर पता होना चाहिए. अब इसमें भी मैं आपको बता दूं कि मैं अपने खर्चे का नेचर क्यों नहीं ज़्यादा पता करता हूँ. मेरे पास 2 बड़े क्रेडिट कार्ड्स हैं एंड आई एम सॉर्टेड. मैं ओवर ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश नहीं करता हूँ कि मैं सुलभ शौचालय में जा रहा हूँ तो मैं कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँ, और मैं ग्रॉसरी खरीद रहा हूँ तो कौन सा. आई डोंट फॉल फॉर दिस. वाई? क्योंकि मुझे लगता है कि मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस. अगर आप अपने 60, 70, 80% खर्चों पे क्रेडिट कार्ड यूज़ कर पाए, यू आर विनिंग. 20% पे नहीं भी हो पाए वो ऑप्टिमाइज. जैसे कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं वो शायद ग्रॉसरी पे ज़्यादा रिटर्न दे दें, कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं जो मूवी की आपको कुछ ज़्यादा रिटर्न दे दें, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो मैं उसको ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करता हूँ. अच्छा, सो ए, आपको अपना खर्चा पता होना चाहिए. बी, आपको अपने खर्चों का नेचर पता होना चाहिए. सी, आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो. यू वांट अ कैश बैक, यू वांट टू ट्रैवल, यू वांट लग्जरी स्टेज. तो अगर आपके ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, फिर आप देख रहे हो गोल्स अगर आपके क्लियर हैं तो प्लान बनता है. लेकिन हम हमेशा बोलते बेस्ट क्रेडिट कार्ड बता दो. सो प्रॉब्लम वहीं की वहीं है. बेस्ट म्यूचुअल फंड बता दो, बेस्ट क्रेडिट कार्ड बता दो. मैं आपको बोलूँगा कि पहले आप अपने बारे में जानें, आपके खर्चे क्या हैं, खर्चों का नेचर क्या है, आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, तब जाके आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बोलता हूँ. मैग्नस बर्गंडी बड़ा अच्छा कार्ड है, एक्सिस मैग्नस बर्गंडी, राइट है. किसके लिए? जिसके खर्चे 1.5 लाख से ऊपर का है महीने का और जिसको अच्छी खासी लिमिट मिली हुई है, उसके लिए है, राइट. आप किसी का खर्चा 10,000 20,000 महीने का, उसको बोलो मैग्नस बर्गंडी ले लो भाई, तो वो बोलेगा भाई पागल ही बना रहे हो तुम. उसकी ज्वाइनिंग फीस भी है, प्लस उसका रिवॉर्ड रेशो कोई ऐसा 30 मार खा नहीं है, वो आपको शायद एटलस से भी ज़्यादा अच्छा मिल जाए, राइट. तो पॉइंट यही है कि आपने अपने आप को समझना है. फिर ये तो हो गया क्रेडिट कार्ड कौन सा लेना है, वो कैसे सिलेक्ट करना. और मैं आपको बता देता हूँ, हर क्रेडिट कार्ड की एक काइंड ऑफ टर्म शीट उनकी वेबसाइट पे होती है. उसे पकड़ो, उस वेबसाइट पे जाओ, उसे डाउनलोड करो, उसे चैट जीपीटी में डालो, नोटबुक में डालो, जेमिनी में डालो, बस आपके पास एनसाइक्लोपीडिया आ गया. आप उसे 4 क्वेश्चन पूछो, वो आपको बताएगा, राइट. अच्छा, अब क्रेडिट कार्ड को यूज़ कैसे करना है आपने. इट इज़ अगेन वेरी सिंपल. क्रेडिट कार्ड को आपने यूज़ करते समय एक बात ध्यान रखनी है, टाइम पे पेमेंट होनी चाहिए हमेशा. एक होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू, एक होता है टोटल अमाउंट ड्यू. मैड विल मेक यू मैड, मिनिमम अमाउंट ड्यू विल मेक यू मैड. अगर आप सोच रहे हैं कि मिनिमम अमाउंट ड्यू कर दिया आपने पे, तो रुकिए, ठहरिए, इंतजार कीजिए, क्योंकि अब आपके ऊपर 4% पर महीने का इंटरेस्ट आने वाला है और उसके ऊपर जीएसटी भी आने वाला है. क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट इज दी ओनली इंटरेस्ट जिसके ऊपर जीएसटी लगता है. आप कभी कोई लोन लें उस पर इंटरेस्ट पे करें, कभी जीएसटी नहीं होगा. बट क्रेडिट कार्ड पे जब आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है 18% के रेट से, राइट. तो आपने कभी भी मिनिमम अमाउंट ड्यू के ट्रैप में नहीं फंसना है. अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को हमेशा ऑटो पे लगा के रखना है और ये इंश्योर करना है कि आपकी टाइमली पेमेंट हो रही हो. क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अपनी इनकम नहीं मानना है, जो मैंने आपको पहले बताया. क्रेडिट कार्ड हाथ में आ जाए तो सोशल मीडिया पे देख के खर्चे नहीं कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया. कि आप ये ना सोचें कि क्रेडिट कार्ड हाथ में आ गया तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ. बिलीव मी, आप बर्बाद हो सकते हैं क्रेडिट कार्ड से अगर आपने उसे ढंग से यूज़ नहीं किया तो. ट्रू, राइट. आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ जाएगा और जब आपको एक्चुअली में लाइफ में लोन की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों के एजुकेशन के लिए, घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, या भगवान ना करे किसी और ऐसी जगह से निकलने के लिए जो आपके लिए एक बिल्कुल जीवन मृत्यु का सवाल है, तो आपको लोन नहीं मिलेगा, राइट. तो आपको क्रेडिट कार्ड के अगर बेसिक्स क्लियर हैं, प्लीज़ गो फॉर इट, इन्जॉय. आप मुझे बोलिए, मैं इंडिया के किसी भी कॉर्नर में जहाँ पे आईटीसी होटल है, आई कैन स्टे देयर फॉर 2-3 months completely free of cost because of my credit cards, right. I fly from point A to point B. 70% मैं अपने पॉइंट से पे करता हूँ, 30% मैं कैश में पे करता हूँ. तो क्या बुराई है इसमें. तो अगेन, जो लोग, अब मेरे ही स्टूडेंट्स ने कुछ लिंक्डइन पे मुझे रोस्ट करने की कोशिश करी कि क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स तो चूरन की तरह होते हैं, उस पर कुछ नहीं कमा सकते हो. दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो एंड दे डोंट वांट टू नो, राइट. मैं भी ऐसा ही था. जब मुझे अगेन मेरा एटीट्यूड क्या हुआ, मैंने देखा यार ये क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स की बात हो रही है तो मेरे को भी सीखना चाहिए. मैंने सीखा और आज मैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ. मैं ही नहीं कर रहा हूँ, अपने फैमिली में सबको करवा रहा हूँ. आई गेट अ 4% पॉइंट्स रिवॉर्ड रेशियो ऑन माई फ्यूल चार्जेस, जितना भी फ्यूल में भरवाता हूँ, राइट. अभी गोल्ड के बारे में मैंने आपको बताया, 2.5% तो बहुत कम है. देयर आर पीपल जो उसमें भी 10% निकाल रहे होंगे. अगेन मैं ओवर ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देयर आर पीपल.
एक प्रोफाइल है ट्विटर पे, मिस्टर आकाश की, सीसी गीक के नाम से उन्होंने प्रोफाइल बना रखी है, राइट। आप जाके देखिए, वो क्रेजी है, ही इज़ अ क्रेडिट कार्ड नर्ड। आई होप आकाश बुरा ना माने, ही इज़ अ क्रेडिट कार्ड नर्ड, उसे सब कुछ पता है। मुझे कुछ पूछना होता है मैं उससे आज भी पूछता हूँ। मैं अपनी ईगो बीच में नहीं लाता हूँ कि अरे मेरा तो पोर्टफोलियो मैं उससे एज में बड़ा, मुझे नहीं उस चीज़ की नॉलेज, मैं लूँगा उससे, और वो मुझे इतने ऑप्शन बता दे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ नहीं, ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करूँगा, लेट्स गो फॉर दिस सिंपल थिंग। अच्छा, यू टॉक्ड अबाउट इमरजेंसी फंड्स। इमरजेंसी फंड्स डे वन से शुरू करने चाहिए या आप एक लेवल पे पहुंच जाए और फिर कर, बिकॉज ऑब्वियसली इमरजेंसी तो बता के नहीं आती है। राइट। तो एंड इमरजेंसी फंड्स अगर मैं रख रही हूँ तो मैं क्या उसको ऐसे कैश असाइड कर दूँ या मैं उसको कहीं इन्वेस्ट करके फिर यूटिलाइज करूँ? सो क्या होता है ना, नंबर वन इज़ योर एक्टिव इनकम, राइट। आपको अपनी इनकम तो करनी है, उसके बिना आप सर्वाइव नहीं करेंगे। देन नंबर टू इज़ रिस्क कवर। रिस्क कवर में आपके पास आता है इमरजेंसी फंड, मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। अगर कोई मुझसे पूछे, अगर कोई अपनी जॉब शुरू कर रहा है, मैं बोलूँगा भाई जैसे आपकी जॉब लगे, आप सबसे पहले एक मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए, ठीक है, राइट। एक टर्म इंश्योरेंस लीजिए, टर्म इंश्योरेंस भी आजकल मंथली इंस्टॉलमेंट पे मिल जाते हैं, राइट। और एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कीजिए। इमरजेंसी फंड जब पहली बात आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस हो जाए, टर्म इंश्योरेंस हो जाए, देन आप इमरजेंसी फंड के साथ साथ साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। वो आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप कितने समय में अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहते हैं, आप पहले उसे करना चाहते हैं, आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। मैं होता तो मैं शायद अपनी इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को, मान लीजिए मैं अगर 10,000 महीना बचा पा रहा हूँ, तो मैं उसे 50-50 बांट देता। 5,000 रुपये पर मंथ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से, गोल्स और प्लान्स के हिसाब से, और 5,000 रुपये पर मंथ में अपने इमरजेंसी बकेट में डाल रहा हूँ कि ये मेरे को 2 साल लग जाएंगे शायद, 5,000 रुपीज़ 7,000 रुपीज़ पर मंथ करते करते जो मेरा इमरजेंसी फंड जो रिक्वायर्ड है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो एक अमाउंट आप सोच लो कि दिस विल बी माई इमरजेंसी, ऐसा नहीं कि आपको आजीवन वो। यस, एक अमाउंट आपको सोचना पड़ेगा। और आपको पता है कि this emergency funds plays the most important role in your long term wealth creation. How come? Because when you are worry free कि यार कुछ हो गया तो मेरे पास 2-3 लाख रुपए रखे होंगे, तो आप इन्वेस्ट कर पाते हो लंबे समय के लिए। अगर आप हमेशा इस चक्कर में रहोगे कि यार कुछ हो गया तो पैसे ही नहीं है, तो आप कभी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये फाउंडेशन है, और ये इनविजिबल फाउंडेशन है। हमें बिल्डिंग ऊपर से देख के बड़ी अच्छी लगी होती है ना, हम उसकी फाउंडेशन की कभी तारीफ नहीं करते। तो ये वो फाउंडेशन है, इमरजेंसी फंड, टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस, जो आपको बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बनाने का मौका देते हैं, राइट। सो इमरजेंसी फंड डेफिनेटली बनाना चाहिए। नाउ कहाँ रखना है इमरजेंसी फंड? अगेन बकेट्स में बांट दीजिए। बकेट्स क्या हो सकते हैं? कुछ पैसा हो सकता है आपके घर पे रखा हो। अभी फाइनेंस के ज्ञानी आएंगे, बोलेंगे घर पे पैसा पड़ा तो उसकी वैल्यू खराब हो रही है। हर चीज़ आप रिटर्न के लिए नहीं करते हो, राइट। घर पे आपको कभी इमरजेंसी हो गई, आपके पास कैश नहीं, आप देखो कितना परेशान हो जाते हो उस टाइम पे, राइट। तो आपके पास कुछ पैसा घर पे भी हो सकता है, कुछ पैसा सिंपली आपके सेविंग्स अकाउंट में हो सकता है, कुछ पैसा आपका ऐसा हो सकता है जो आप आर्बिट्राज फंड के अंदर डाल के रखें या लिक्विड फंड्स के अंदर डाल के रखें। कैन यू एक्सप्लेन आर्बिट्राज ऑल्सो थोड़ा, बिकॉज आई डोंट नो मेरी ऑडियंस में कितने लोगों को पता होगा। आर्बिट्राज एक बहुत ही खूबसूरत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, राइट। सिंपल, एकदम सिंपल सरल शब्दों में आपको बोलूँ तो आप ये समझ लीजिए, आप अभी फरीदाबाद में बैठे हैं, आप नोएडा से आए हैं, आप फरीदाबाद में नीचे उतरे, आपको देखा यार यहाँ आलू तो 5 रुपये किलो मिल रहे हैं, नोएडा में तो 7 मिल रहे थे। आपने यहाँ से 5 रुपये किलो आलू ले लिए, पता नहीं आजकल क्या रेट होगा, आपने 5 रुपये किलो आलू ले लिया और आपने नोएडा में जाके 7 के बेच दिया, आप खुश हो गए। सेम कॉमोडिटी, 2 डिफरेंट मार्केट, 2 डिफरेंट प्राइजेस एंड यू अर्न। इसी को बोलते हैं आर्बिट्राज। अच्छा, अब इंडिया में बहुत सारी स्टॉक मार्केट है, 2 मेजर हमारे पास एक्सचेंज है, NSE BSE, 2 मेजर एक्सचेंज है, और भी एक्सचेंजेस है, मेजर 2 है हमारी। तो NSE पे अलग प्राइस है, BSE पे अलग प्राइस है, आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आर्बिट्राज कर रहे हैं। एक्चुअली में ये भी नहीं होता है, ये तो एक और एग्जांपल मैंने दे दिया। क्या होता है कि देयर इज़ अ कैश मार्केट एंड देयर इज़ अ फ्यूचर्स मार्केट। ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, बट कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट में प्राइजेस में डिफरेंस होता है स्टॉक्स के। उन प्राइस के डिफरेंस का जब आप फ़ायदा उठाते हैं तो वो आप आर्बिट्राज क्रिएट कर लेते हैं। अब इसी को लेके अगर इंडिविजुअली करना चाहे तो नहीं कर पाएगा भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रिक्वायर्ड है, टीम रिक्वायर्ड है, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, जो एक आम इंडिविजुअल के पास नहीं होते हैं। What kind of return you can expect on these funds? 6 to 8% के आसपास का आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Why these funds are very good for emergency fund? Because they have a favorable taxation system. When you invest in debt fund or liquid fund or FDs, your tax is your slab rate. So if you are taxable at 30%, that return will be taxable at 30%. But the tax returns on arbitrage fund is tax efficient. Why? Because अगर आपने 1 साल के अंदर बेच दिया तो हम उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, उस पर 20% का टैक्स लगेगा। अगर आपने 1 साल के बाद बेचा तो उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा, राइट। अभी बात जिसको पता है वो उसका फायदा उठा रहा है। मेरे सारा जो लिक्विड मनी होती है मैं आर्बिट्राज फंड में पार्क करके उसको फिर वहाँ से राउट करता हूँ अपने इक्विटी फंड्स के अंदर। क्यों? सेविंग्स बैंक अकाउंट बड़ा रहेगा, एक तो इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, FD भी करा दूंगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर 30% टैक्स लगने वाला है, एंड इन माई केस वो 30% के बाद सरचार्ज लग के और बहुत सारी चीज़ें लग के वो 35
इवन 42% तक का मैंने टैक्स दिया हुआ है अपनी इनकम पे, राइट। सरचार्ज वगैरह बहुत सारा लग जाता था, तो इसलिए मैं अब सारा पैसा आर्बिट्राज फंड में पार्क करता हूँ, वहाँ से उसको राउट कर देता हूँ टुवर्ड्स माई इक्विटी फंड्स। तो बट एज यू सेड ना, आर्बिट्राज फंड्स हर कोई नहीं कर सकता बिकॉज इट रिक्वायर्स, आर्बिट्राज इंडिविजुअली कोई नहीं कर सकता, मतलब मैं बैठ के आर्बिट्राज नहीं कमा सकता हूँ, वो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा। राइट। तो अगर कोई इफ समवन वांट्स टू सेव टैक्स मतलब एथिकली, तो क्या इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो, इफ अगर वो म्यूचुअल फंड्स में ही करना चाहता हो, कोई है ऐसा तरीका? मेरे हिसाब से अभी ये रिडंडेंट हो गया है। पहले ऐसा होता था ATC के फायदे मिलते हैं, अच्छा, राइट। अब तो बिल्कुल फ्लैट हुआ। अब देयर इज नो पॉइंट, एंड व्हाई यू शुड इन्वेस्ट टू सेव टैक्स, व्हाई यू शुड गेट इनटू लॉक इन पीरियड्स, व्हाई? आपको अपनी जागरूकता होनी चाहिए, आप अपने गोल्स के लिए इन्वेस्ट करें। तो मैं आपको इमरजेंसी फंड की बात बता रहा था। सो कुछ पोर्शन आपका कैश में घर पे रह सकता है, कुछ पोर्शन सेविंग्स में रह सकता है, कुछ पोर्शन आपका FDs में, कुछ पोर्शन आपका आर्बिट्राज फंड में। देन आपको लगता है कि अगर इमरजेंसी फंड थोड़ा ज़्यादा बन गया तो देयर आर इक्विटी सेविंग्स फंड ऑल्सो, राइट, जो आपका कुछ पैसा आर्बिट्राज में, कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ पैसा डेट में रखते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट 8 to 9% काइंड ऑफ रिटर्न ऑन दोज काइंड ऑफ फंड्स। सो देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस। इमरजेंसी फंड के साथ क्या नहीं करना है, अगेन ऑल आई वांट टू नो वेयर आई विल डाई, आई विल नेवर गो देयर, ये मेरी लाइफ का प्रिंसिपल है। क्या नहीं करना है वो ज़रूरी है। A, आपने इमरजेंसी फंड को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्ट नहीं करना है। B, आपने इमरजेंसी फंड के साथ सट्टा नहीं खेलना है। C, कभी खत्म हो जाए तो उसे फिर आपने वापस रिफिल भी कर देना है। D, आपने इमरजेंसी फंड पे रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको क्या ऑप्टिमाइज करना है कि वो लिक्विड हो, वो एक्सेसिबल हो, राइट, और वो अपनी वैल्यू रिटेन कर पाए, ना भी कर पाए 1-8% नीचे भी आ जाए कोई बात नहीं, बट वो लिक्विड होना चाहिए और कंप्लीटली एक्सेसिबल होना चाहिए। जब आप बोलो मुझे पैसा चाहिए तब आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। एंड यहाँ पे एक बात और ऐड कर दूँ, इफ़ यू आर अ सेंसिबल पर्सन, यू कैन ऑल्सो यूज क्रेडिट कार्ड एज योर इमरजेंसी। ओह, हाउ? सो हमने रियल लाइफ सिनेरियो में देखा। सो हमारे काफ़ी क्लोज रिलेटिव, उनके फादर एडमिट हुए हॉस्पिटल में, राइट, एंड अब वहाँ पे क्या था, वो कैशलेस इंश्योरेंस नहीं हो पाया किसी कारण से, सो तुरंत बिल क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया, Right. So credit card came to save, handy. right? And इमरजेंसी फंड जो उनके पास था उन्होंने फिर बाद में क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दिया। अराउंड मेरे ख्याल से 45 या 50 डेज का क्रेडिट पीरियड मिल गया था, राइट। तो क्रेडिट कार्ड भी आपको इमरजेंसी फंड की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन सेंसिबली अगर आप यूज़ करना चाहें तो, अगर आप कर पाएँ तो। अच्छा, एक चीज़ मुझे और आपसे पूछनी थी। आपने जैसे कहा कि यू वर मेकिंग योर पोर्टफोलियो और योर गोल वाज रिटायर अर्ली, लाइक रिक्रिएशनली आप एंगेज रहो एंड यू डू थिंग्स दैट यू लाइक। एवरीवन अब सब एक वो फायर नंबर कॉन्सेप्ट के पीछे सब पड़ गए हैं, मतलब मुझे पता भी था कॉन्सेप्ट, जब मैंने शुरू किया था तो मुझे पता भी नहीं, मेरे को भी नहीं पता था। मैंने काफ़ी, आई थिंक आप जिनको देखते हो मिलते हो उनसे देख के भी मैंने फायर नंबर का कॉन्सेप्ट सीखा था कि कि इतने पे मैं फ्री होना चाहता हूँ एंड व्हाटएवर। एंड मोस्टली सबका ये ना अब एक फैड है कि ये 40-45 साल की उम्र तक का होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वी वांट टू डू व्हाट वी लाइक, एंड मतलब मोस्टली दिस इज द थिंग। तो अगर ये कॉन्सेप्ट ही अब लोग फॉलो कर रहे हैं या ये करना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई स्टेप्स हैं या कोई फॉर्मूला है कि यार एक तो फायर नंबर आपका ये होना चाहिए, और अगर ये है तो उसमें ये अमाउंट है, एंड ये थोड़ा आप मतलब एकदम कोई हवा का अमाउंट नहीं बना सकते कि टेक्निकली यही पॉसिबल है या यही हो सकता है, तो ऐसे कुछ है फॉर्मूला? देयर इज़ नो गारंटी कि जो अमाउंट मैं यहाँ पे बताऊँगा या आप निकालेंगे एक्सेल पे निकालेंगे या मार्केट में 1700 कैलकुलेटर अवेलेबल है उस पर निकालेंगे वो सही होगा। ट्रू, आपको एक बॉल पार्क फिगर मिल जाएगा। मैं एक कंजर्वेटिव व्यक्ति हूँ, राइट, मैं हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रख के चलना चाहता हूँ। तो मेरा एक सिंपल फॉर्मूला है जिसे बोलते हैं SWR, सेफ विड्रॉल रेट। मेरे लिए वो 3% है। इफ़ आई कैन सर्वाइव ऑन 3% ऑफ माई पोर्टफोलियो एनुअली, ओके, आई एम गुड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है, राइट, और मैं अगर अपना साल का खर्चा 3 लाख में चला सकता हूँ, यानी 3% हो गया मेरा 1 करोड़ का, पोस्ट टैक्स बता रहा हूँ मैं आपको, पोस्ट टैक्स, तो आई एम अ हीरो। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब वो 1 करोड़ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। आप जो भी आपका एनुअल खर्चा है आप उसको रिवर्स कैलकुलेट कर लीजिए, आपको 3% से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कितना होना चाहिए। आपके पास उतने फंड्स हैं, आप डेफिनेटली काम करना छोड़ सकते हैं, राइट। अच्छा, जो व्यक्ति जैसे लेट्स से जिसकी 50,000 रुपये इनकम है स्टार्टिंग ऑफ विद 40,000 50,000, वो किस तरीके से अपनी, एंड ही वांट्स टू बिल्ड अ पैसिव इनकम, वो ये चाहता है कि मैं धीरे धीरे पैसिव इनकम बिल्ड करूं, क्योंकि पहले एक्टिव पे काम होगा तभी पैसिव इनकम बिल्ड हो सकती है।
तो वो क्या ऐसे स्टेप्स ले अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली जो अपने करियर ग्रोथ में वो करने वाला है कि वो अपनी पैसिव इनकम के सोर्सेज आइडेंटिफाई कर सके कि यार ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, बिकॉज बहुत बातें जो होती है ना कभी कभी वो लोगों की रीच के ही बाहर हैं, तो देयर इज नो पॉइंट टेलिंग समवन कि तू पैसिव इनकम ऐसे कर, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। तो क्या ऐसे तरीके हैं कि वो अपनी पैसिव इनकम बिल्ड करने का रोड मैप तो बनाए कम से कम? तो पैसिव इनकम की जो आपने सवाल पूछा, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है। करियर के शुरुआत में आप अपने जो भी आपकी प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, प्राइमरी प्रोफेशन है, उसे बहुत समय दीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम पैसिव इनकम के चक्कर में अपनी एक्टिव इनकम के साथ धोखा कर देते हैं। आप अपनी एक्टिव इनकम पे, एक्टिव प्रोफेशन पे, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप डॉक्टर हैं, सीए हैं, आप इंजीनियर हैं, आप एक कोई शॉप चलाने वाले व्यक्ति हैं, जो भी आप कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस कीजिए। उसे बनाइए जो भी आपका एरिया बेस्ट, सिटी बेस्ट, स्टेट बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। अगर वो बन जाता है तो आपको पैसिव इनकम की ज़रूरत है नहीं, राइट। वहाँ से जो अर्न कर रहे हैं कीप इन्वेस्टिंग इट। एंड अपने लिए देखिए मैंने क्या किया, मैंने जो भी मैं अर्न करता रहा मैं उसको इन्वेस्ट करते करते मैं ये कोशिश करता रहा कि एक दिन ऐसा आए कि मेरी एक्टिव इनकम और जो मेरे को पोर्टफोलियो पे रिटर्न्स मिलते हैं ईयरली वो सेम हो जाए, राइट। सो दैट वाज माय टारगेट। लोग सोचते हैं पैसिव इनकम का मतलब यही है कि साइड में भी 4 बिजनेस डाल लो या बिल्डिंग रेंट पे दे दो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप एंड पीपल आर डूइंग इट के इन्वेस्टमेंट के लिए अपार्टमेंट खरीद लिया लोन लेके, कितनी यील्ड आएगी उस पर और कितना ही कैपिटल एप्रिसिएशन आप कर लोगे। आप कैपिटल एप्रिसिएशन हो भी जाएगा ना, शायद अचानक से बहुत बड़ा कैपिटल एप्रिसिएशन आपको दिखे भी, लेकिन जब आप एक लंबे समय में देखेंगे 20 साल में, 25 साल में, शायद वो कैपिटल एप्रिसिएशन का जब आप CAGR निकालेंगे वो स्टॉक के आसपास या स्टॉक से कम ही आएगा। और उसके लिए जो आपने लोन लिया, जो आपने बाकी एक्सपेंसेस किए, जो आपने स्ट्रेस लिया, वी आर नॉट डिबेटिंग ऑन कि घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं कि पैसिव इनकम के सोर्सेज है ना, तो घर होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो डिफरेंट है, क्योंकि मैं इसको मिक्स नहीं करना चाहता। पॉइंट ये है कि आपके पास जो भी आप प्रोफेशन में उसके साथ पूरा न्याय कीजिए, उसके साथ पूरा जस्टिस कीजिए, वहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश कीजिए, वहाँ से पैसा कमाइए और पैसा कमा के अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए एंड स्टार्ट विद 1000 रुपीज़ पर मंथ, नो प्रॉब्लम, बट कीप इंक्रीजिंग योर एक्टिव इनकम एंड देन कीप इंक्रीजिंग योर इन्वेस्टमेंट एंड देयर विल बी अ टाइम इन योर लाइफ कि जब आपका पोर्टफोलियो आपके जितना, या आपका अगर आपकी एक्टिव इनकम को 50-60% भी कमा के देने लग गया, सोचिए आपने अपना जैसा लगभग एक व्यक्ति खड़ा कर दिया है जो आपके ना काम करने पे भी आपको कमा के देगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ पैसिव इनकम इज़ बिल्ड। प्लीज़ डोंट फॉल फॉर शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज। बस यही मैं बोलूँगा कि शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी वही कि मैं साथ में 4 बिजनेस शुरू कर दूँ, बिजनेस के लिए लोन ले लूँ, एक रियल एस्टेट खरीद लूँ, उसके लिए लोन ले लूँ। नहीं, ये मत कीजिए, प्लीज़ मत कीजिए। अपने एक्टिव प्रोफेशन के साथ अन्याय मत कीजिए। ऐसा ना हो कि ये सब करने के चक्कर में जो आप मेनली करना चाहते थे वही गड़बड़ हो जाए। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो? गोल्ड में आलोक जैन सर हैं, उनसे थोड़ा बहुत जो मैं सीख पाया और वो इन्वेस्ट कर पाया वही है। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2-3% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज़ इन गोल्ड, राइट। मिक्स ऑफ फिजिकल एंड ETF? मेनली ETF, SGBs, और SGB मेरे पास बहुत कम है। आई थिंक SGB होगा मुश्किल से 0.5% और 1% ऑफ माई पोर्टफोलियो, मतलब इसके बीच में ही होगा, राइट। वो भी थैंक्स टू मिस्टर आलोक जैन, मेरे गोल्ड के टीचर वही हैं। मैं गोल्ड को नफरत करता था, उन्होंने ही थोड़ी बहुत सेंस दी मेरे को गोल्ड की, एंड अभी मेरी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है गोल्ड पे, राइट। अब मैंने उनके साथ पॉडकास्ट भी किया था, एज अ गेस्ट आए थे वो यहाँ पे, एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो गोल्ड में जो थोड़ा बहुत एक्सपोजर है वो उनकी बदौलत ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3% के आसपास है। अच्छा रिटर्न मिल गया बाई चांस तो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। जैसे मेरा SGB मुझे शायद 178% के आसपास का रिटर्न है, राइट। एंड मैं आपको दिखा सकता हूँ, मतलब ये तो बिल्कुल हमारे पास पोर्टफोलियो ओपन है, तो डेफिनेटली मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स भी बता सकता हूँ कि कितना रिटर्न जो उसके ऊपर आ रहा है। सो जो मेरा रिटर्न है SGB पे दैट इज़ अराउंड 153%। तो अभी वो रिसेंटली थोड़ा बहुत नीचे भी आ गया, राइट। ऐसे ही गोल्ड ETF है मेरे पास, उस पर 120% का रिटर्न है, और ये सब 2-3 साल के अंदर ही हुआ है। एंड बिलीव मी, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आई डोंट वांट टू टेक एनी क्रेडिट कि मैंने गोल्ड सोच समझ के लिए। पर आपको लगता है कि अब कंसिडरिंग द वे गोल्ड प्राइसेस आर, स्पेशली फिजिकल वाले में, तो इज इट स्टिल अ गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टिंग? हाँ, ये तो आजकल इतना कॉमन क्वेश्चन हो गया ना, मैं जहाँ भी जाता हूँ उससे पूछा जाता है। अगेन मेरा पता है थॉट प्रोसेस ना बड़ा गोल्ड ड्रिवन है। आपका गोल क्या है, उसका प्लान क्या है? गोल्ड ड्रिवन तो नहीं है। नहीं, गोल्ड ड्रिवन नहीं है, इट्स गोल्ड ड्रिवन। तो आपका गोल क्या है, आपका प्लान क्या है, उस प्लान में क्या गोल्ड को आपने कुछ एलोकेट किया था? हाँ, तो बस उस एलोकेशन पे फोकस कीजिए ना। अब आप अगर सिर्फ ये देख के कि अभी 2 साल में गोल्ड भर गया है कि भैया जल्दी मैं भी भर लेता हूँ, फिर तो आप फोमो का शिकार है, फिर तो आप इन्वेस्टर बने ही नहीं अभी तक, राइट।
सो मैंने जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करी है मेरी 2-2.5 साल पुरानी इन्वेस्टमेंट है, राइट। कुछ इन्वेस्टमेंट होगी जो उसमें भी 50% रिटर्न आ गया शायद 6-7 महीने के अंदर, ये भी जो रीसेंट रैली हुई। अब मेरे पास सिल्वर के भी ETF थे, तो लोग सोच रहे कि मैं बहुत कामयाब था या मैंने कुछ ऐसा पकड़ लिया था। कुछ नहीं था जी, कुछ नहीं था। मुझे बस ये लग रहा था मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मुझे थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। एंड आई एम ब्लेस्ड विद पीपल लाइक आलोक जैन सर ऑन माई साइड को, कि मैं उनको व्हाट्सअप करता हूँ तो वो कुछ ना कुछ बताइए। टाइमिंग भी बहुत मैटर करती है समटाइम्स इन दीज थिंग, मुझे लगता है। सी मैं तो नहीं मानता कि टाइमिंग मैटर करती, क्योंकि अगर मैं टाइमिंग के चक्कर में पड़ा रहा हूँ तो शायद मैं कभी कर ही ना मैं इन्वेस्ट ना कर पाऊँ। फॉर एग्जांपल आज मार्केट जब हम बात करें 26,100 के लेवल पे, तो अब मार्केट में टॉप पे एक तरीके से इस समय, राइट। आज से 1-1.5 साल पहले भी वो टॉप पे थी। मैं कह रहा हूँ जब मार्केट 4,000 थी तब भी अपने टॉप पे थी, 2,000 थी तब भी अपने टॉप पे थी। तो पता नहीं कितने टॉप्स अभी और आने हैं नहीं आने हैं, तो मैं टाइमिंग में तो बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। अच्छा, आई वांट टू आस्क योर टेक ऑन IPOs। अभी क्योंकि IPO का बस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऐसी कंपनीज लिस्ट हुई हैं जिनके बारे में लोगों ने काफ़ी सुना है, बहुत चर्चित कंपनीज है, लेंसकार्ट हो गया, फिजिक्स वाला हो गया। तो अभी भी क्या IPO का बबल वैसे ही है? इज इट स्टिल द रिग्ड फॉर्म जो हम अब मुझे जो तो एक खुलासा हो चुका है? हाँ, मुझे तो डर लगता है IPO से। मुझे लगता है कि मैं ना ये ग्रंथ फॉलो करता हूँ। ये है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, राइट। इससे पहले एक और बुक लिखी है इन्होंने, सिक्योरिटी एनालिसिस, राइट। ये वॉरेन बफे के जो है वो गुरु रहे हैं। मैं इस ग्रंथ को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। हमारे लिए तो यही है जो है, राइट। इन्वेस्टिंग में ये हो गया, एल्मनैक हो गई चार्ली मंगर की, वॉरेन बफे की लेटर्स हो गए। पॉइंट 1, IPOs आर फुल ऑफ ग्रीड ऑफ द अर्ली इन्वेस्टर्स एंड द प्रोमोटर्स, राइट। हम सबको दिख नहीं रहा क्या कि जस्ट IPO से पहले क्या क्या हो रहा है? हम सब वो उसको इग्नोर कर देते हैं। लालच है ना, फोमो है हमारे अंदर। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ शायद एक IPO में इन्वेस्ट किया होगा। DLF का IPO आया था, तब मैं स्टूडेंट हुआ करता था और मेरे पापा ने मुझे नया नया डीमैट अकाउंट खुलवा के दिया था। और ये बात है 2000 शायद 5-6-7 में से किसी ईयर की बात होगी, एग्जैक्ट पता चल जाएगा कब IPO आया था। उसके बाद मैंने किसी IPO में इन्वेस्ट नहीं किया और ना ही शायद मैं आगे पार्टिसिपेट करूँगा। अभी मैं इवन मैं ग्रो के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हूँ, मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करता हूँ। मैंने ग्रो के IPO में भी इन्वेस्ट नहीं किया, राइट। मुझे मेरा फर्म बिलीफ है कि भाई IPOs आर फुल ऑफ द ग्रीड ऑफ द अर्ली इन्वेस्टर्स, जो उनको एग्जिट चाहिए, प्रमोटर्स एट्सेट्रा। एंड इन्फॉर्मेशन डिसएडवांटेज है मेरे साथ, मुझे पता ही नहीं। अगर मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और उसके 36 कॉम्पिटिटर पहले से अवेलेबल है मार्केट में, जिनका 36 साल का रिकॉर्ड है, तो मेरे पास कितना डेटा है समझने के लिए। और मैं उस IPO में क्यों जाऊं जिसके पास मेरे पास जिसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। और अगर बहुत अच्छी कंपनी है, मान लो कि भाई ये कंपनी जो है रॉक स्टार कंपनी है, कोई बात नहीं, आने दो IPO। अगर मुझे अपने पोर्टफोलियो में एक सब्सटैंशियल उसका वो चंक चाहिए, मैं बाद में बाय कर लूँगा। और बाद में क्या बाय कर लूँगा, मेरी तो एक सिंपल सी कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी क्रैश में प्राइस को नीचे लेके आएगी। मैं तब खरीद लूँगा अगर मुझे वो कंपनी चाहिए तो। अदरवाइज आई विल जस्ट इन्वेस्ट इन अदर कंपनीज। बहुत सारी कंपनीज है। तो मुझे लगता है कि IPOs इज़ अ बिग नो। सट्टा है, स्पेकुलेशन है, ये भरा हुआ है। जो IPO इन्वेस्टर्स हैं मुझे हेट करेंगे इस बात के लिए, बट जहाँ पे ये सर्टेनिटी ही नहीं है कि आपको पैसा मिलेगा, आपको अलॉटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, अलॉटमेंट के बाद स्टॉक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आप उस चीज़ को इन्वेस्टिंग कैसे बोल सकते हो? इन्वेस्टिंग होती है थॉरो एनालिसिस के बाद। इन्वेस्टिंग होती है ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपका कैपिटल सेफ होता है और आप एडिक्वेट रिटर्न्स कमा पाते हो, थॉरो एनालिसिस के बाद। ये बेन ग्राहम ने डेफिनेशन दी है इन्वेस्टिंग की, थॉरो एनालिसिस, सेफ्टी ऑफ कैपिटल, एडिक्वेट रिटर्न। जब आपका थॉरो एनालिसिस करने का आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेफ्टी ऑफ कैपिटल का आपको कुछ पता नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस दिन ओपनिंग डे उस दिन क्या होगा, राइट। एडिक्वेट रिटर्न्स के बारे में आपको पता नहीं है, क्योंकि आप यू नेवर नो कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो कहाँ से इन्वेस्टिंग हो गई? ये तो सिंपली एक स्पेकुलेशन है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मैं 2026 में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप उनको क्या 3-4 चीज़ें एडवाइस करेंगे कि दीज आर द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स आप ये करो, कंसिडरिंग अब जैसा मार्केट का रुझाव है या जैसे अभी लग रहा है? राइट। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि प्लीज़ अपने एक्टिव जॉब, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, प्रोफेशन के साथ न्याय करें। उसमें दिलो जान से काम करें। शुरू के ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। प्लीज़ उस वाले कल्चर में ना पड़ें। मैं शायद बोलूँ या ना बोलूँ, मतलब मुझे थोड़ा सा ये बोलते हुए ना डर लगता है, क्योंकि हमने तो अपने आप को बहुत घिसा, भाई साफ बात है। तो आप भी घिसिए अगर आपको लगता है कि पैसे कमाने हैं। तो अब आपको बिना घिसे पैसे भी कमाने हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि आप पूरी मेहनत करें, अपने एक्टिव प्रोफेशन फुल एंजॉय करके मेहनत करें, राइट। देन अपने रिस्क ज़रूर कवर करके चलें। विदाउट मेडिकल इंश्योरेंस इन्वेस्टिंग इज़ अ मिस्टेक। वाई? आपने इन्वेस्टिंग करनी शुरू कर दी, आपने
10,000 महीने की SIP शुरू कर दी, 20,000 महीने की SIP शुरू कर दी, आपने 3-4 साल खूब बड़ा कॉर्पस बना लिया, एक मेडिकल इमरजेंसी आई, आपका पूरा कॉर्पस टूट जाएगा. सो इट्स बेटर कि पहले अपने रिस्क कवर करें, एंड रिस्क कवर करने के बाद आप सिंपल हिसाब किताब रखें. वो अमाउंट क्या है जिसके बिना आपकी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती, वो तो आपके खर्चों में चला गया. अब जो अमाउंट बच गया आप उसको मैक्सिमम से लेके आप उसको ये समझ लीजिए कि आपने उसमें से मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना है. राइट, आपने गोल्स बनाइए, गोल्स के लिए प्लान बनाइए, और उस प्लान के हिसाब से उस बचे हुए पैसे को एक तो वो पैसा चला गया जिसके बिना आपकी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती. आपका घर का किराया हो सकता है, खाने पीने की खर्चा हो सकता है, ट्रैवलिंग का खर्चा हो सकता है, जो आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस कर रहे हैं. उसको छोड़ने के बाद आपका जो भी बचता है उसमें से मैक्सिमम अमाउंट आप इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए. वो किसी के लिए 500 रुपये होगा, किसी के लिए 1,000 रुपये होगा, करिए. हमारे ऑफिस में तिवारी जी बाहर बैठते हैं, वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं. उनका भी 2-3 साल में पोर्टफोलियो अच्छा खासा बन गया है. उनको भी सुकन्या समृद्धि स्कीम वाले अकाउंट्स मैंने खुलवा के दिए. उनकी भी 2 डॉटर्स हैं. राइट, सो अगर वो कर सकते हैं ना तो कोई भी कर सकता है. राइट, 500 रुपये महीना ही सही, लेकिन कर सकता है. तो आपको अगर आप ये इसमें चलेंगे आप, तो 2026 हो, 2036 हो, 2000 या 2600 हो, ये बेसिक्स हैं, और ये बेसिक्स ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं. ये प्रिंसिपल है कि आप अपना बेसिक खर्चा निकाल लीजिए, जो बच जाए उसमें से मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, समय दीजिए उसको. बहुत जल्दबाजी मत रहिए कि आज तो पैसे लगाए थे, कल ही डबल हो जाने चाहिए, तो ये आप पैसे डुबो देंगे. अच्छा, आप अपनी वीडियोस में SIF की भी बात करते हो. व्हाट इज दैट? मतलब SIF एक नया एसेट क्लास बोल दीजिए आ गया है. एक्चुअली नया एसेट क्लास भी बोलना गलत रहेगा. इक्विटी में इन्वेस्ट करने का एक नया तरीका आ गया है. सो वन इज म्यूचुअल फंड, वन इज SIF. ओके. SIF में आपके पास 10 लाख का मिनिमम टिकट साइज़ है. तो जैसे PMS में 50 लाख रुपए मिनिमम चाहिए होते हैं, म्यूचुअल फंड में 500 रुपये, 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हो. तो सभी को लगा कुछ ऐसा भी एक बीच में लेके आते हैं जो PMS से कम हो लेकिन म्यूचुअल फंड से ज़्यादा हो. राइट, तो आपके पास अगर मिनिमम 10 लाख रुपए आप SIF के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. मैं अगर इस पर बात करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा. वो मेरी चैनल पे कंप्लीट वीडियो है इसके बारे में, और मैंने उसको बता भी रखा है इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं. तो मैं आपके ऑडियंस से बोलूँगा वो देखें, आपको समझ आ जाएगा क्या होता है SIF. बट यू रिकमेंड दैट इन द सेंस के इट इज़ अ गुड वे ऑफ डूइंग इट? नो, मतलब मेरे हिसाब से अगेन, क्या मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसका? नहीं है. एक्चुअली है क्या, मैंने एग्जांपल बहुत जगह दे चुका हूँ. एक ना वो आता था, मच्छर मारने वाले एक दवाई आती थी, ऑल आउट. आपने सुना होगा, एक ब्रांड होता था ऑल आउट. वो लिखते थे इसमें है ज़्यादा MMR. अब वो MMR क्या है पता है आपको? लेकिन एक आम आदमी को सुन लगता है ना कुछ तो है इसके अंदर, कोई केमिकल है, कुछ तो है. वो MMR है, मॉस्किटो मोर्टेलिटी रेट. ओह, तो कहना वही चाह रहे हैं इससे ज़्यादा मच्छर मरेंगे, उसको ज़्यादा MMR. तो व्हाट इज़ ज़्यादा MMR? तो वो ऐसा ही है कि अगेन मैं अगेंस्ट नहीं हूँ SIF की, बट मेरे पास डेटा नहीं है. राइट, और क्यों मैं और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के पास जाऊँ जब मेरे पास एक सिंपल चीज़ अवेलेबल है. राइट, क्यों मैं एक्सपेरिमेंट करूँ अपने पैसे से? होने दूँ ना 5 साल एक्सपेरिमेंट. ऐसा तो है नहीं कि 5 साल तक आपके हाथ बांध दिए, आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो. आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, आपके पास भर भर के इतने म्यूचुअल फंड्स हैं कि आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ. तो आप एक और कन्फ्यूजन में क्यों जाना चाहते हो? तो लेट्स वेट एंड वॉच, एंड आने दीजिए डेटा निकल के, वो आपके पोर्टफोलियो में कहाँ उनकी जगह बनेगी, डिसाइड कर लेंगे. जल्दबाजी में क्यों जाना है आपने? दैट्स इट. सो ठीक है, आई थिंक ऑन दैट नोट काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली आज के आई थिंक पॉडकास्ट में. फॉर समवन हु इज़ नॉट थोड़ा बिगनर टाइप ही है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, एंड आई थिंक काफ़ी चीज़ें उनको समझ आ जाएंगी. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ वेरी क्लियर, एंड आई थिंक ये सबको नोट करके रखना चाहिए कि फियर एंड ग्रीड, ये दोनों चीज़ें से बच के रहें. और जहाँ आपको एक्सपोनेंशियल एक्स्ट्रा चीज़ दिख रही है वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, एटलीस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में. तो या इन्वेस्टमेंट वाली उस पाथवेज में, उसमें तो मुझे लगता है ये कहीं पे भी हो सकती है. ये प्रिंसिपल्स की खास बात ये है कि लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में लगाओगे सेम रिजल्ट आएगा. तो जहाँ भी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलते हैं ना, टू गुड टू बी ट्रू, तो जहाँ भी आपको टू गुड टू बी ट्रू दिखे वहाँ से आप भागे, क्योंकि ट्रू होगा नहीं. सो आई थिंक आई कैन जस्ट टेल पीपल कि आपकी क्या टॉप 2 लर्निंग्स रही हैं इस पॉडकास्ट में से. दे कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, हमें बता सकते हैं, सो दैट हमें भी समझ आए कि उनको क्या समझ आया है इस चीज़ में से. बिकॉज वी ट्राइड टू गिव अ लॉट ऑफ प्रिंसिपली राइट नॉलेज के एटलीस्ट आपके फंडामेंटल सही हो जाएं. बाकी डिसीजंस आप खुद बनाना शुरू कर सकते हैं. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे गेस्ट से आप सुन नहीं पाएंगे चीज़ें. एंड जिनको भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी है, या अर्ली इन्वेस्टर हैं, या मैं कहती हूँ इवन सीजनड इन्वेस्टर हैं, आप प्लीज़ उनके साथ ये स्निपेट्स, ये पॉडकास्ट शेयर कीजिए. बिकॉज इनफैक्ट मैं खुद जो 6-7 साल से इन्वेस्ट करी हूँ, मुझे भी 3-4 नई बातें समझ आ गई जो शायद मैं आई विल ट्राई एंड डू इट इन माई पोर्टफोलियो और चेंज. तो हमेशा कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है जो आप लर्न करते हो. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगली टाइम मिलते हैं और समझे क्या.